हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई प्लैनेट। यार आज हमारी मुलाकात काफी दिनों बाद हो रही है इस परफेक्ट क्रैश कोर्स को लेकर। जैसा आप जानते हो कि बहुत पहले ही मैंने ये शेड्यूल किया हुआ था, पर कुछ कारणों की वजह से हमारी मुलाकात आज हो पा रही है इतने लंबे समय के बाद। पर कोई बात नहीं, सॉलिड्स का टॉपिक जो है उसे हम अभी कंप्लीट कर लेंगे एंड विद इन 4-5 डेज जो हमारा ओवरऑल मंथली प्लानर था परफेक्ट क्रैश कोर्स का या आने वाले जेई अटेम्प्ट को लेकर, उसे हम वापस से पैरेलल लेकर आएंगे। और हमारे पीवाई क्यूज डिस्कशन वगैरह वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बेनिफिशियल चीजें हैं, या जिन टॉपिक्स के वन शॉट वीडियोस या परफेक्ट क्रैश कोर्स में जो सीक्वेंस पेंडिंग रह गया है उन्हें भी बहुत जल्दी अलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार से यार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं डे 23 परफेक्ट क्रैश कोर्स के साथ। इससे पहले कि यार मैं आपको टॉपिक के साथ डिटेल में आगे बढ़ाऊं, पहले मैं बताना चाहूंगा नॉकआउट एनसीईआरटी सीरीज में भी जो शफलिंग हुई थी कल और परसों में, यानी इसी वीकेंड में ये शफलिंग भी वापस से पैरेलल आ रही है। यानी कि जो टॉपिक्स अभी तक के रह गए हैं, उन सभी टॉपिक्स का जो भी एनसीईआरटी डिस्कशन है वो भी कल और परसों में मैंने लाइन अप कर रखा है, चाहे वो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर हो या फिर कोई टॉपिक ही अगर बीच में छूट गया हो तो भी। और आज का जो हमारा एनसीईआरटी डिस्कशन का टारगेट है वो है डुअल नेचर का, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज जो हैं वो आज रात को 10:15 बजे अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करने वाले हैं यार। तो आप चाहें तो आप बिल्कुल आइए, आपको आना चाहिए और आपको सभी प्रॉब्लम्स डिस्कशन कंप्लीटली देखने चाहिए। यही चीज आप बाकी के अपने फ्रेंड्स को, या इस बार जो बच्चे जेई या बोर्ड के लिए अपीयर कर रहे हैं, यहाँ तक कि नीट के लिए भी अपीयर कर रहे हैं, सभी को बताई जा सकती है, क्योंकि ये सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ऑलराइट, ये रहा हमारा जेई प्लैनेट का टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट स्टफ जो है, चाहे वो इस लेक्चर के नोट्स हो, चाहे शॉर्ट नोट्स हो, पीपीपीज हो या उनके डिस्कशन हो, वो सारी चीजें जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेल कराई जाती है। तो यार ये जो परफेक्ट क्रैश कोर्स आप जेई प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, और इसके अलावा 11th और 12th के लिए रिस्पेक्टिवली अवतार और यादगार सीरीज जो हमारी चल रही है, के अलावा भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक दो सेपरेट प्रोग्राम्स रन करते हैं, जिनके अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं। जैसे अनअकैडमी प्लस के बारे में अगर आप बात करो तो यार अनलिमिटेड एक्सेस जैसा बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप एम 2022, जो कि आप जानते हैं मैं और मेरी टीम अनअकैडमी प्लस पर आपके लिए लेकर आई है, आप में से जितने बच्चे भी ड्रॉप ईयर प्लान कर रहे हैं या अगले साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आईआईटी या बिटसैट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो जेई मेन एडवांस बिटसैट को टारगेट करता हुआ एम 2022 बैच जो है वो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आप उस बैच को लेते हैं तो केवल वो बैच नहीं, उसके अलावा भी इतने अच्छे अच्छे टीचर्स और फैकल्टी टीम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही है यार, सभी के बैचेस का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है केवल एक बैच लेने पर। इसी तरीके से अगर आप ज्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहते हैं, टीचर्स के साथ पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, उनकी पर्सनल लेवल पे प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन इन दैट केस आइकॉनिक जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसमें पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर आपका इंडिविजुअली बनाया जाता है। और इस तरीके के इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए अगर आप चाहें तो प्लस या आइकॉनिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आप फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं यार। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो भी बैचेस आप लेते हो, फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करने पे उस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो सकता है। ठीक है, तो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स का आपके लिए तो खैर 12 मंथ्स जो है वो बेनिफिशियल है। अगर आप देखें तो प्लस सब्सक्रिप्शन की डिटेल आपके सामने है, आइकॉनिक की डिटेल ये रही। कोड का इस्तेमाल करने पे आपको और एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा भी मुझसे अगर आप कोई और किसी प्रकार की गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी पे मैसेजेस करके। ठीक है, एंड यू कैन फॉलो माय प्रोफाइल सो दैट जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट स्पेशल सेशंस में लगाता हूं जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, समय रहते आप उन सेशंस का बेनिफिट ले सके और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सके। ऑलराइट, तो देखते हैं यार आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है सॉलिड्स का हमारा, इसमें खास बात क्या है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझनी है। शुरुआत में ही समझनी ये बात जरूरी है। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, शुरुआत हम हमेशा वहीं से करते हैं, तो अभी भी वहीं से करेंगे यार कि सर टॉपिक में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, पहले तो आप हमको ये बता दीजिए। तो यार ये जो हमारा टॉपिक है सॉलिड्स का, इसमें हम पढ़ाई करने वाले हैं स्ट्रेस की। इसमें हम पढ़ाई किसकी करने वाले हैं? स्ट्रेस की। इसमें हम पढ़ाई करने वाले हैं स्ट्रेन की। इसमें हम पढ़ाई करने वाले हैं हुक्स लॉ की, या मॉड्यूलस ऑफ
इलास्टिसिटी अगर मैं बोलूं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हुक्स लॉ से गवर्न होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन सभी चीजों के बारे में हमें बात करनी है मेजरली। ठीक है, तो जब भी हम सॉलिड्स का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में दो तीन छोटी छोटी बातें अराइज होती है यार, कि सॉलिड्स के चैप्टर में एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या होता है सर। तो सॉलिड्स के चैप्टर में एक बात आपको करनी होती है स्ट्रेस के बारे में, एक बात करनी होती है स्ट्रेन के बारे में, और एक बात करनी होती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फर्दर आप देख सकते हैं कि तीन तरीके का होता है यार, ये भी नाम दिमाग में घूमते रहते हैं अक्सर हमारे। जैसे इसमें सबसे पहला क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस जब भी हम सॉलिड्स चैप्टर का नाम सुनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई हम जो अभी पढ़ रहे हैं परफेक्ट क्रैश कोर्स में, हमारा मेन कंसर्न टॉपिक की सभी डायमेंशंस को कवर करने से ज्यादा ये है, भाई वो तो हमें कंप्लीट करना ही है, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर किया जाए, कि अगर दो टॉपिक्स कम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने टॉपिक्स हो रहे हैं जो उनमें से सवाल आएगा वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो यंग्स मॉड्यूलस पहली बात। दूसरी चीज बल्क मॉड्यूलस जो आप पढ़ाई करते हो। मैंने ये बात क्यों बोली आपको कि जो कर रहे हो उसे बेस्ट करो, क्योंकि यार यंग्स मॉड्यूलस के बारे में भी बहुत सारी बातें पढ़ने के लिए होती है, बल्क मॉड्यूलस के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने के लिए होती है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या जिसे आप शेयर मॉड्यूलस कहते हैं, ये सारी चीजें जो है हमारी पढ़ाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें इतनी चीजों के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या आता है यार सॉलिड्स के केस में, और सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं, सवाल आते हैं यार स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यंग्स मॉड्यूलस में एक अटैच्ड टॉपिक ये भी होता है। जब यंग्स मॉड्यूलस आप पढ़ रहे होते हो स्टील वायर के बारे में, किसी और मटेरियल के बारे में, तो वायर्स के बारे में अक्सर एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपसे पूछा जाता है। जेई एडवांस पर में, जेई एडवांस एग्जाम में भी इस पर बेस्ड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी एक सवाल नहीं तीन तीन सवाल आ चुके हैं। जेई मेन में भी सवाल आता है यार, बिटसैट में भी सवाल आता है, यानी फॉर्मूला बेस्ड भी चीजें हैं। और फिजिक्स जो इसके पीछे की है वो कुछ ऐसी है कि इसे ऑलरेडी नोन मैकेनिक्स पार्ट से काफी ज्यादा कंबाइन किया जा सकता है यार। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उस तरीके के टॉपिक्स में आप ये कह सकते हैं कि हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब आपको टेंशन निकालना होता है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना होता है, किसी भी प्रकार का रीस्टोरिंग फोर्स निकालना होता है, उस रीस्टोरिंग फोर्स के आधार पे हमसे मटेरियल में क्रिएट होने वाला स्ट्रेस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया कि सॉलिड्स के टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन से नाम आप बार बार सुनने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं यार इसके डिस्कशन के साथ, और देखते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हमें कवर करनी है। तो यार सबसे पहले मैं इस टॉपिक का पिक्चर आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा कि इस टॉपिक में एग्जैक्टली हमें पढ़ना किस चीज को है। तो देखो, ये है हमारे पास एक कैप टाइप स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको मैं, जरा ध्यान से देखना। एक पेन है मेरे पास, एक और इस पेन का कैप है। ठीक है, और फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। राइट, सो दिस इज द सिचुएशन दैट दिस इज सिलिंड्रिकल शेप, है ना। एक पेन है, पेन का ढक्कन जिसको आप बोलते हो, कैप जिसको मैं बोल रहा हूँ, दैट इज ऑफ सिलिंड्रिकल शेप। और somewhat like this, ये कुछ ऐसा है यार। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे इस पे लगा दिया एक एक्सटर्नल फोर्स। क्या लगाया यहाँ पे, पकड़ के इस पे एक लगाया एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ। उस एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, उस एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में इसकी शेप चेंज हो जाएगी यार। इट विल बी समवॉट लाइक दिस। इसकी शेप कुछ ऐसी हो सकती है यार, हाँ कि ना, लाइक दिस, ऐसी हो गई शेप। तो आप ये बोलेंगे कि सर आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया
उस एक्सटर्नल फोर्स ने लगते ही अपना काम करना शुरू किया, उसने बॉडी में ना एक डिफॉर्मेशन पैदा की, बॉडी में एक प्रकार की डिफॉर्मेशन पैदा की, उसको डिफॉर्म किया। ये डिफॉर्मेशन अभी एंगल की टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आई, किसी भी बॉडी के मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को पकड़ के मोड़ने की कोशिश करोगे तो उस मटेरियल के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। वो ऐसा पैदा होगा कि अपने अंदर आने वाली या अपने अंदर आई हुई डिफॉर्मेशन को कम करे या मिनिमाइज करने की कोशिश करे या पूरी ही तरीके से समाप्त करने की कोशिश करे। और ऐसा करने के लिए वो अपने अंदर एक बल, अपने अंदर एक फोर्स पैदा करती है। वो फोर्स क्या कहलाता है यार? रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब आप ये बोलोगे कि सर ऐसा है, इस एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो डिफॉर्मेशन आई, इस डिफॉर्मेशन को समाप्त करने के लिए और सिस्टम को वापस से पहले जैसा करने के लिए, डिफॉर्मेशन को समाप्त करने के लिए और सिस्टम को वापस से पहले जैसा करने के लिए आप बोलेंगे कि एक रीस्टोरिंग फोर्स पिक्चर में आता है। एक रीस्टोरिंग फोर्स पिक्चर में आता है, ठीक है। सो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो पिक्चर में आता है, इसका काम क्या है? रीस्टोर करना, वापस से पहले जैसा करना। और यही रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस कहलाता है। यानी कि स्टेप 1 के बारे में आप बात करोगे तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है सर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आपने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया है, ये है पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप 2, उस एक्सटर्नल फोर्स ने क्या क्रिएट किया बॉडी के अंदर? स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज द स्ट्रेन सर? अक्सर जब हम पहले स्ट्रेस पढ़ाते हैं और बाद में स्ट्रेन, तो बच्चों को लगता है मटेरियल के अंदर, बॉडी के अंदर पहले स्ट्रेस आता है और बाद में स्ट्रेन। जबकि सत्य क्या है? सही बात क्या है कि बॉडी के अंदर पहले क्या आता है यार? स्ट्रेन आता है और बाद में क्या आता है? स्ट्रेस आता है। तो आप बोलेंगे स्ट्रेन जो होता है यार बेसिकली दैट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है यार? ये लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, डायामीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन यानी आप ये बोलोगे सर कि ऐसा है, जब हमने बोला चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट मे बी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, सो दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ सेम तरीके की फिजिकल क्वांटिटी का रेशो है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस हुआ। चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, लेटरल स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम या नेचुरल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। समझ रहे हो? सिमिलरली चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप, जो थीटा की टर्म्स में मेजर होगा, इसको आप बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन। तो कुल मिला के यार मुद्दे की बात यह है कि सर स्ट्रेन भी कई कई प्रकार के आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस कॉन्फ़िगरेशन में आप सॉलिड के बदलाव ला रहे हो। लंबाई में बदलाव ला रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। डायमीटर में बदलाव ला रहे हो, लेटरल स्ट्रेन है। वॉल्यूम में बदलाव ला रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। शेप में बदलाव ला रहे हो, टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन है। भांति भांति के स्ट्रेन है, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन है। ऑलराइट, फिर क्या होता है बॉडी के अंदर? स्टेप 3, इस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए, इस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए या नलिफाई करने की कोशिश करने के लिए, हालांकि नलिफाई होता नहीं है, मिनिमाइज ही हो सकता है। बॉडी में बदलाव लाओगे तो कुछ ना कुछ उसमें परमानेंट सेट, परमानेंट बदलाव रह जाता है, छूट जाता है, पूरी तरीके से वापस से पहले जैसा नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कायदे से स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए और बॉडी को पहले जैसा करने की कोशिश करते हुए बॉडी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पिक्चर में आया। वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? स्ट्रेस है। तो आप बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, एफ रिस्टोरिंग, एफ रिस्टोरिंग इज प्रोड्यूस्ड, एफ रिस्टोरिंग इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्या काम होता है यार इसका? इसका काम होता है स्ट्रेन को मिनिमाइज करना, ठीक है। नाउ स्ट्रेस, स्ट्रेस इज व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब देखो क्या होगा, आपने ये देखा कि सर आपने ये जो स्ट्रेस लगाया है, आपने ये जो स्ट्रेस आपने नहीं लगाया, बेसिकली मटेरियल के अंदर ये जो स्ट्रेस लगा है, मटेरियल के अंदर ये जो बेसिकली स्ट्रेस लगा है, इस स्ट्रेस के बारे में
इस स्ट्रेस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि सर मटेरियल के अंदर बदलाव जितना ज्यादा होगा, परिवर्तन जितना ज्यादा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स उतना बड़ा आया होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? एक बार देखो, फिर से दिखाता हूं तुमको क्या बोल रहा हूं मैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो तुमने लिखा है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो तुम्हारा स्ट्रेस है ना, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तुमने बॉडी में डिफॉर्मेशन लेकर आए, तुम बॉडी में बदलाव लेकर आए, जितना ज्यादा बॉडी के अंदर बदलाव आया, उस बदलाव को समाप्त करने के लिए और बॉडी को वापस से पहले जैसा करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना बड़ा आएगा, स्ट्रेस भी उतना ज्यादा क्रिएट होगा। तो आपने कहा यार स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट या ओनली फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, ओनली फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। सॉलिड में जनरली डिफॉर्मेशन यार थोड़ी सी ही होती है ना। लिक्विड और गैसेस में ह्यूज डिफॉर्मेशंस होती है, सॉलिड में जनरली डिफॉर्मेशन छोटी होती है। सो ओनली फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस आप बोल सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। और इसी को कहा जाता है यार हुक्स लॉ। इसी को क्या कहा जाएगा? हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ। अच्छा, आपको एक बात और बता दें कि जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप इक्वेशन में कन्वर्ट करने लगे हो, तो यहां से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बराबर होगा यार। वो जो कांस्टेंट होगा, वो जो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट ई कहलाता है। वो कांस्टेंट ई कहलाता है और यही ई क्या होता है बेटा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इसी को क्या बोलोगे आप? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यही कांस्टेंट ई जो है, दिस विल बी नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डिपेंडिंग अपॉन, ऐसा देखने में लग रहा है कि सर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो है, तो स्ट्रेस पे भी निर्भर किया और स्ट्रेन पे भी निर्भर किया, लेकिन ऐसा केवल देखने में लग रहा है। सही बात तो ये है कि सर यदि आप स्ट्रेन को बढ़ाते रहेंगे, परिवर्तन को बढ़ाते रहेंगे, तो स्ट्रेस भी बढ़ता रहेगा। स्ट्रेन को घटाते रहोगे तो स्ट्रेस भी घटता रहेगा। डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे, न्यूमरेटर भी बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर को घटाओगे, न्यूमरेटर भी घट जाएगा। स्ट्रेन को बढ़ाने पे स्ट्रेस भी बढ़ेगा, स्ट्रेन को घटाने पे स्ट्रेस भी घटेगा, सो एज टू कीप द रेशियो, सो एज टू कीप द फ्रैक्शन कांस्टेंट। इस फ्रैक्शन की वैल्यू कैसी रखना चाहते हैं यार? कांस्टेंट रखना चाहते हैं, और वही कांस्टेंट क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल जितना ज्यादा इलास्टिक होगा, जो मटेरियल जितना ज्यादा इलास्टिक होगा, उतना ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। रबर और स्टील में से, रबर और स्टील में से रबर ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मगर स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। मैथमेटिकली इस या क्वांटिटेटिवली इसका कारण क्या है? कि स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। लॉजिकली इस बात का कारण क्या है? सर इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं होता कि परिवर्तन लाना कितना आसान है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्स को जब हटा दोगे, तो वापस से किस हद तक मटेरियल पहले जैसा हो रहा है। जो मटेरियल ज्यादा हद तक पहले जैसा होगा यार, वो ज्यादा इलास्टिक है। जो कम एक्सटेंट तक पहले जैसा होगा, वो कम इलास्टिक है। तो हमको लगता क्या है कि रबर और स्टील में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? हमको लगता है सर रबर और स्टील में से रबर ज्यादा इलास्टिक है, मगर सही क्या है? रबर ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें बदलाव लाना आसान है। लेकिन बदलाव लाने के बाद कौन पहले जैसा ज्यादा हद तक होता है? स्टील पहले जैसा ज्यादा हद तक होता है। इसीलिए खंबे जो बनाए जाते हैं, पिलर्स जो बनाए जाते हैं, ब्रिजेस जो बनाए जाते हैं, वो स्टील के बनाए जाते हैं, ताकि जब भी उस ब्रिज के ऊपर से कोई गाड़ी गुजरे, गुजरने के दौरान वो ब्रिज थोड़ा सा बेंड तो होगा, मगर वो गाड़ी के गुजरने के बाद वापस से पहले जैसा ज्यादा हद तक हो जाता है। वापस से पहले जैसा ज्यादा हद तक होता है। स्टील समझ में आई पूरे चैप्टर की क्या है? सबसे पहले आपने क्या किया? एक सॉलिड मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। The application of external force over a solid material, there will be some deformation produced. जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा, उस डिफॉर्मेशन को समाप्त करने के लिए और वापस से पहले जैसा करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस है, तो सीधी सी बात यह है सर कि स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए जितना बड़ा परिवर्तन, परिवर्तन को समाप्त करने की कोशिश भी उतनी ज्यादा,
स्ट्रेस भी मटेरियल के अंदर उतना ज्यादा क्रिएट होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन को बढ़ाओगे स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन को घटाओगे स्ट्रेस घटेगा, एंड दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑलराइट, फील तो पूरे चैप्टर की ये है। अब देखेंगे सवाल कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, कितने टाइप के स्ट्रेस हैं, कितने टाइप के स्ट्रेन हैं, और उसके बाद धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कंबाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक हमें ब्लूप्रिंट समझ में आ गया चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमने फील ले लिया कि चैप्टर में एग्जैक्टली क्या है। अब मुझे लगता है अब तुम कंफ्यूज नहीं होगे, अब कहानी बहुत ईजी है। ठीक है, सो आप बोलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट, किस हद तक मटेरियल पहले जैसा हो जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रीगेन या रिस्टोरेशन, वापस से पहले जैसा किस हद तक हो रहा है, वो हद डिसाइड करती है कि मटेरियल किस टाइप का है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रीगेन या रिस्टोरेशन ऑफ मटेरियल in the absence of, or you can say after the removal of external deforming force। मेरे हर एक शब्द पे गौर कीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे प्रोवाइडेड आपको टॉपिक क्लियर हो। ठीक है ना, सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, बाहर से जो मरोड़ने के लिए मोड़ने के लिए फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स को हटा दो, तो बॉडी पहले जैसा होने की कोशिश करेगी। किस हद तक पहले जैसा होती है, उस हिसाब से बॉडी की क्लासिफिकेशन है। materials can be classified as materials or solids can be classified as, तीन टाइप के हो सकते हैं यार। ठीक है, नंबर एक आप बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल्स। परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो वापस से पूरी तरीके से पहले जैसे हो जाते हैं, 100% रीगेन, 100% रीगेन। तीसरे होते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक वो होते हैं जो बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं होते, 0% रीगेन, जिनमें परिवर्तन आ गया तो वो परिवर्तन आ गया, अब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लो फिर भी ये वापस से पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरे कौन से हो सकते हैं सर, दूसरे आम भाषा में इलास्टिक होते हैं। आम भाषा में इलास्टिक, जब आप बोलते हो ना आम भाषा में इलास्टिक है यार, ये इलास्टिक का मतलब है कि छोड़ने पे, हाथ हटा लेने पे, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर देने पे ये कुछ हद तक पहले जैसा होगा। तो इलास्टिक मटेरियल जो होते हैं वो ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ यार, 0 to 100% रीगेन। ओपन ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, 0 to 100% रीगेन है, ये ओपन ब्रैकेट में। बात समझ में आ गई। सो ये है क्या, इलास्टिक मटेरियल्स। ठीक, तो एक बात तो ये रही कि अच्छा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई की वैल्यू जो हमने पिछले पेज में देखी है कि क्या होता है वो। ठीक है, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई, मोर इलास्टिक द मटेरियल इज, मोर इलास्टिक द मटेरियल इज। ठीक है, इसका मतलब है कि यार मटेरियल वापस से पहले जैसा होने की ज्यादा संभावना रखता है, मोर इलास्टिक द मटेरियल इज। दूसरी बात आप क्या कह सकते हो, दूसरी बात आप ये कह सकते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का जो होता है वो ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर होता है। ठीक है, एंड हेंस यू कैन सिंपली से कि स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक। लेकिन बचपन से आज तक जो हमारी फीलिंग है वो हमको धोखा नहीं दे सकती यार, वो फीलिंग एक्चुअली इलास्टिसिटी के लिए नहीं है, फीलिंग एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। कितना इजीली, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कितना इजीली मोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो। इलास्टिसिटी का मतलब आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, किस हद तक वो वापस से पहले जैसा हो जाता है। तो मुझे लगता है 3 4 5 बार मैंने सेम बात बोल दी है, अब तक तो मन में बैठ गई होगी यार, उतर गई होगी बात, है ना। अब बात किसकी करते हैं, स्ट्रेस की। अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं एक एक करके। तो जब आप बात करते हैं यार स्ट्रेस की, तो पहले बॉडी के अंदर क्या क्रिएट होता है, स्ट्रेस या स्ट्रेन। सर पहले लगाते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, फिर आता है स्ट्रेन, स्ट्रेन को मिनिमाइज करके बॉडी को पहले जैसा करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स आता है, वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है ना? तो अगर आप स्ट्रेस के बारे में बात करो यार, स्ट्रेस को आप सिग्मा से डिनोट करोगे।
ये होता किसके बराबर है? ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर, पर यूनिट एरिया के बराबर। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम के केस में आप इसको एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, बट ओनली अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब इस बात को समझना यार, मटेरियल के अंदर कितना स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है या मटेरियल के अंदर कितना बड़ा न्यूटन्स में कितना कितने न्यूटन्स एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है मटेरियल के अंदर, इस बात को मेजर तो कर नहीं सकते, बट ये कैलकुलेट कर सकते हैं सर इक्विलिब्रियम में। अपने पेन अपने हाथ में यूं पकड़ा और मैंने इसे पकड़ के यूं मोड़ने की तोड़ने की कोशिश की, तोड़ नहीं पा रहा, नहीं तोड़ पा रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, यार बॉडी के अंदर कितने न्यूटन रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैं 5 न्यूटन से मरोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और ये मुड़ नहीं रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी कितना होगा, 5 न्यूटन। मैं 50 न्यूटन से दबाने की कोशिश कर रहा हूं मगर ये दब नहीं रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स भी कितना होगा, 50 न्यूटन होगा। गेटिंग द आइडिया कि सर रीस्टोरिंग फोर्स मटेरियल के अंदर क्रिएट होने वाला फोर्स है तो उसको मेजर तो अपन कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, लेकिन कब होगा, ओनली अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ओनली अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल प्रेशर जैसा फंडा है, लेकिन प्रेशर यार एक एक्सटर्नल फेनोमेना होता है, बाहर से ही लगाया जाता है, जबकि स्ट्रेस जो है वो एक इंटरनल फेनोमेना है। तो उसके बारे में चंद बातें आप क्या क्या बोल सकते हो, इट इज एन इंटरनल फेनोमेना। सबसे पहली बात क्या बोल सकते हो आप, इट इज एन इंटरनल फेनोमेना। ठीक है, प्रेशर जो होता है यार वो एक्सटर्नल फेनोमेना होता है, स्ट्रेस जो है वो इंटरनल फेनोमेना है। दूसरी बात, इसके एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करें तो यार ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, पास्कल, पास्कल्स, कैपिटल पी स्मॉल ए। ऑलराइट, डायमेंशंस के बारे में अगर हम बात करें या सीजीएस यूनिट के बारे में अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं क्या बोल पाऊंगा, देखिए बड़ी छोटी छोटी बात है यार, लेकिन जब पूछ लेता है तो बच्चे अटक जाते हैं। न्यूटन की जगह ये आ जाएगा डाइन, और मीटर स्क्वायर की आ जाएगा जगह ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो आप क्या बोलोगे, आप ऊपर बोलोगे सर एम एल टी माइनस टू है, और उसे एल टू से डिवाइड कर रहे हो आप, सो एम एल माइनस वन टी माइनस टू है। एम एल टी माइनस टू को अगर आप एल टू से डिवाइड करोगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू निकल कर आ जाएगा। सही है, और अगर मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूं तो मेजरली जो स्ट्रेस है वो कितने तरीके का है, ध्यान से सुनिएगा। अभी बोलेंगे कि सर स्ट्रेस जो है वो मेजरली दो तरीके का है, एक है नॉर्मल, नॉर्मल नाम से ही समझ में आ रहा है सर, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला। तो जब भी आपका फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा हो तो आप बोलेंगे स्ट्रेस कैसा है, नॉर्मल। और नॉर्मल में भी यार दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है दबाव वाला और एक होता है खिंचाव वाला। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मैंने इसको दोनों तरफ से पकड़ा और दोनों तरफ से दबाया, दबा रहा हूँ, लेकिन पेन के साथ कुछ नहीं हो रहा, दबा रहा हूँ लेकिन पेन के साथ कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब सीधा सा ये है कि सर पेन में एक स्ट्रेस तो क्रिएट हो रहा है जो इसमें बदलाव आने से रोक रहा है या बदलाव को समाप्त कर रहा है, मगर वो दबाव वाला है, तो वो कंप्रेसिव हो सकता है। दोनों तरफ से पकड़ के अगर खींच लेंगे तो वो खिंचाव वाला होगा, तो वो टेंसाइल हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस है और नॉर्मल ही कंप्रेसिव स्ट्रेस भी है, नॉर्मल टेंसाइल और नॉर्मल कंप्रेसिव के, खिंचाव वाला और दबाव वाला। और दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा हो सकता है सर जो नॉर्मल ना हो, यानी उसी को आप बोलेंगे टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। तो देखो देख के ही समझ में आ रहा है, या तो एरिया से परपेंडिकुलर लगेगा या फिर एरिया से पैरेलल लगेगा, या तो परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बार इस बात को और जरा ध्यान से और जरा तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास कुछ सरफेसेस हैं, या लेट्स टॉक अबाउट अ क्यूब, लेट्स टॉक अबाउट अ क्यूब। I have a cube somewhat like this. All right. और आप ये बोलेंगे कि ये एंड इससे ज्वाइंट है, ये एंड इससे ज्वाइंट है, ये एंड इससे ज्वाइंट है,
और ये एंड जो है ये इससे ज्वाइंट है, एंड दैट्स अ क्यूब जिसका साइड लेंथ अपने को पता है कि कितना है, स्मॉल ए है, जिसका साइड लेंथ स्मॉल है। अब यहाँ पे टॉप फेस पे मैं आपको कुछ फोर्सेस दिखाने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आप बोलेंगे कि सर एक फोर्स ना यूं लग रहा है, लाइक दिस F1, इसका नाम क्या है, F1। दूसरा फोर्स यूं लग रहा है, F2, मेकिंग दिस एंगल एज फाइव। और तीसरा फोर्स जो है वो यूं लग रहा है, F3, लाइक दिस, एंड दैट्स द टॉप फेस। ये बिल्कुल ही टॉप फेस है, इसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये समझ में आ जाएगा, बाकी की कहानी क्लियर हो जाएगी। आप बोलोगे शेयर, कुछ पॉइंटर्स सुनते जाइए। यदि मैं आपसे पूछूं स्ट्रेस ड्यू टू F1, स्ट्रेस ड्यू टू F1, F1 की वजह से आने वाले स्ट्रेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। F1 की वजह से आने वाला स्ट्रेस क्या है? तो आप बोलेंगे सर F1 की वजह से आने वाला स्ट्रेस है, दैट इज सिग्मा 1 से इसको डिनोट कर देते हैं, सिग्मा 1। और ये क्या है? आप बोलेंगे सर फोर्स कितना लग रहा है F1 डिवाइडेड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा यार, इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर। और क्वालिटेटिवली अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो आप बोलेंगे कि सर ये F1 जो है ये सरफेस से टेंजेंशियली लग रहा है। तो अगर ये सरफेस से टेंजेंशियली लग रहा है तो आप इसको बोलोगे टेंजेंशियल, टेंजेंशियल या शेयर। टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस जो है ये इसका टाइप है, इसका टाइप है, ठीक है, प्रकार है। सिमिलरली अगर आप बोलेंगे स्ट्रेस ड्यू टू F2, दैट इज, अब देखो F2 के ना दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट आपने कहा F2 का यार इधर की तरफ है, दैट इज F2 cos फाइ, टेंजेंशियल वाला। और एक F2 का कंपोनेंट इधर की तरफ है, दैट इज F2 sin फाइ, F2 sin फाइ। ऑलराइट, तो आप बोलोगे कि सर सिग्मा जो है F2 का, सिग्मा 2 जो है इसका, अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट कैसे निकालोगे आप? तो आप बोलेंगे सर सिग्मा 2 जो स्ट्रेस है ना वो दो प्रकार का है, टेंजेंशियल वाला भी और नॉर्मल वाला भी। टेंजेंशियल वाला क्या होगा, F2 cos फाइ बाय ए स्क्वायर, एंड सिग्मा 2, अगर आप दूसरा वाला मुझसे पूछें, दूसरा वाला क्या होगा, नॉर्मल टेंसाइल। नॉर्मल टेंसाइल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से है मगर खिंचाव वाला है, खिंचाव वाला देखो ऊपर की तरफ है, खिंचाव वाला। तो ये हो जाएगा यार F2 sin फाइ बाय ए स्क्वायर, F2 sin फाइ बाय ए स्क्वायर। और अगर तीसरी बात कोई एग्जैक्टली ये पूछ ले कि स्ट्रेस ड्यू टू F3 कितना होगा, स्ट्रेस ड्यू टू F3, दैट इज, क्या बोल पाएंगे हम बोल पाएंगे सर सिग्मा 3 जो है दैट विल बी इक्वल टू F3 बाय ए स्क्वायर, मगर इसका टाइप क्या होगा यार? आप इसको बोलोगे सर ये नॉर्मल है, नॉर्मल, मगर यानी कि जो सरफेस एरिया की कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो उस एरिया, एरिया ऐसे है, उस एरिया के दो परपेंडिकुलर है। और दबाव वाला है, दबाव वाला, तो दबाव वाले को क्या बोलोगे, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव। बात समझ में आई? तो स्ट्रेस टेंसाइल वाला हो सकता है, दबाव वाला हो सकता है, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। राइट, तो ये इस तरीके से ऐसे निकल कर आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए ये निकल कर आ गया, तीनों के तीनों स्ट्रेस निकल कर आ गए। तो मुझे लगता है अब आपको स्ट्रेस के टाइप्स तो क्लियर हो चुके हैं। टेंजेंशियल क्या होता है, शेयर क्या होता है, टेंजेंशियल को शेयर बोलते हैं, राइट। नॉर्मल टेंसाइल कैसा होता है, खिंचाव वाला, और नॉर्मल कंप्रेसिव कैसा होता है, दबाव वाला। ऑलराइट, चलो कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट, क्वेश्चंस के थ्रू ही ज्यादा बात करते चलेंगे यार, जितने ज्यादा सवाल कर पाए उतना बढ़िया है। हम बोलेंगे कैलकुलेट द स्ट्रेस, calculate the stress created in the strings, created in the strings,
स्ट्रिंग के अंदर आने वाले स्ट्रेस के बारे में कमेंट करना है। कैलकुलेट द स्ट्रेस क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग अगर सिंगल हो या स्ट्रिंग्स आप बोल सकते हैं। लेकर चलेंगे आप कि उसकी थिकनेस कितनी है। स्ट्रिंग की जो थिकनेस है यार वो टी है, टी। तो इस बात को समझने की कोशिश करना है यार। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे हाथ में ये मार्कर पेन है जिसका सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया है या सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है या सिलिंड्रिकल फॉर्म में है ये, इन दैट केस जो इसकी थिकनेस होगी यार वो इसकी डायामीटर होगी। और अगर इसकी डायामीटर होगी तो मैं सीधी सी बात बोल देता हूँ, दिस विल सर्व एज डायामीटर, विल सर्व एज डायामीटर। ठीक है भाई। नाउ अब इसके अलावा आप और क्या कह सकते हैं। तो अब आपके पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं, हम एक एक करके उनका सीधा सीधा जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए देयर इज द रूफ, ठीक, एंड यू हैव अ स्ट्रिंग ओवर हियर, और इस एम नॉट मास को आपने स्ट्रिंग के जरिए केवल लटकाया हुआ है, केवल लटकाया हुआ है। और आप पूछते हो कि बॉस ऐसा है कि इसमें स्ट्रेस बता दो कितना है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा, क्या जो स्ट्रेस होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। So you may write it as, सर यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन होगा, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट हो रहा है, तनाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रिंग में आई हुई लंबाई को, स्ट्रिंग में आई हुई लंबाई को मिनिमाइज करके वापस से उसकी ओरिजिनल लेंथ लेकर आने के लिए। ध्यान रखिएगा, आज तक आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस में या मैकेनिक्स के क्वेश्चन में जब भी स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया, वो स्ट्रिंग हमेशा आइडियल स्ट्रिंग होती थी। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब है कि वो इनएक्सटेंसिबल होती है और मासलेस होती है, यानी उसमें लंबाई आ ही नहीं सकती। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली वजन के कारण, लोड के कारण, भार के कारण इसमें कुछ ना कुछ लंबाई आई होगी। उस एडिशनल लंबाई को समाप्त करने के लिए और वापस से ओरिजिनल लेंथ अटेन करने के लिए जो टेंशन पिक्चर में आ रहा है, वही टेंशन क्या है यार, रिस्टोरिंग फोर्स। तो टेंशन होगा किसके बराबर, बहुत सिंपल सी बात है सर, फ्री बॉडी डायग्राम बना के बैलेंस कर देंगे तो ये एम नॉट जी आ गया। और एरिया क्या हो जाएगा, सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, डायमीटर की टर्म में इट शुड बी पाई डी स्क्वायर बाय 4, एंड थिकनेस इज गोइंग टू सर्व एज डायमीटर, सो इट इज पाई टी स्क्वायर बाय 4। ये पाई टी स्क्वायर बाय 4 निकल कर आ जाएगा। नेचुरली सिंप्लीफाई हो सकता है पर मैं इसे ऐसे ही छोड़ना पसंद करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिमिलरली अगर आपने ये कहा कि सर अब एक काम करते हैं, इसको डालते हैं एक, इसको डाल देते हैं एक एलिवेटर के अंदर, और उस एलिवेटर के साथ क्या कर रहे हैं हम, ये एम नॉट मास का बॉब है और इस एलिवेटर को ऊपर एक्सेलरेशन ए नॉट से लेकर जा रहे हैं। तो आप बोलोगे शेयर जो भी सिग्मा स्ट्रेस क्रिएट होगा, सिग्मा दैट विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सो दैट विल बी इक्वल टू टेंशन पर यूनिट एरिया। अब दिस टाइम टेंशन विल बी इक्वल टू, अब की बार यार सूडो फोर्स भी नीचे लग जाएगा। एलिवेटर की एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे लग गया, यानी ये निकल कर आ गया एम नॉट जी प्लस ए नॉट, एंड इट इज पाई टी स्क्वायर बाय 4। याद आ रहा है, अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली लॉज ऑफ मोशन के फंडे को इंक्लूड करते जा रहे हैं, स्ट्रेस खटाखट कैलकुलेट होते जा रहा है। ठीक, नंबर 3, अगर इसी में तुमको मैं बोलूं कि ये एम नॉट है और इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए नॉट है, विच इज लेस देन जी, विच इज लेस देन जी, तो आप बोलोगे शेयर जो सिग्मा निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू एम नॉट, अब की बार सूडो ऊपर लगेगा यानी वजन को अपोज करेगा, सो इट मस्ट बी जी माइनस ए नॉट, एंड इन द डिनोमिनेटर it is pi t square by 4. In the denominator it is pi t square by 4, so m naught g minus a naught and it is pi t square by 4। ये ऐसे निकल कर आ गया है। ठीक है, फ्री फॉल के केस में क्या हो जाएगा, फ्री फॉल के केस में आप ये बोलोगे कि सर नीचे जाने वाली जो एक्सेलरेशन ए नॉट होती है वो जी के बराबर हो जाती है, सो टेंशन और स्ट्रेस, ना किसी प्रकार का कोई टेंशन होगा ना किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस होगा, ये कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आप क्या बोलेंगे, अगर तो एक्सेलरेशन जो है, तो अभी के लिए इतना काफी है, आगे देखते हैं।
थोड़े से और मैं प्रॉब्लम मॉडल्स अगर इसमें इन्वॉल्व करूं लॉज ऑफ मोशन वाले, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मान लीजिए अगर आपके पास ये एक आइडियल पुली होता, ठीक है, और यहाँ ये m1 मास है, यहाँ ये m2 मास है, ठीक है, एंड m2 इज ग्रेटर देन m1, तो आपसे स्ट्रेस पूछा गया, तो बड़ी सीधी सी बात है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर शेयर जो भी सिग्मा होता है वो अल्टीमेटली रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो ये टेंशन पर यूनिट एरिया आ रहा है, मुझे लगता है इससे तो आप अग्री करते ही होगे। अब इस तरीके के सिस्टम में यार 11th क्लास से हम याद करते आ रहे हैं कि टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1m2g बाय m1 प्लस m2। हालांकि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मगर प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है कि इस टाइम तक हम लोगों को, इस स्टेज तक हम लोगों को ये रिजल्ट्स याद होते हैं। एरिया क्या लिखोगे आप, इट मस्ट बी पाई टी स्क्वायर बाय 4, पाई टी स्क्वायर बाय 4। ऑलराइट, इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, बहुत इजी है इसको सिंप्लीफाई करना, तो हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और खास बात, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये जो m1 m2 by m1 plus m2 होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस बाय समेशन ऑफ मासेस, दिस कैन बी रिटन एज रिड्यूस्ड मास 2 म्यू जी, 2 म्यू जी बाय पाई टी स्क्वायर बाय 4, पाई टी स्क्वायर बाय 4। तो आप बोलोगे वेयर म्यू, म्यू इज रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास ये अगेन फिजिक्स में आने वाली काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट विल बी इक्वल टू m1 m2 by m1 plus m2। बाकी तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड बात है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये कहें कि सर हम एक काम कर दें, ये वाला सिस्टम ले लेते हैं, मुझे लगता है इसके भी रिजल्ट्स जनरली आपको ध्यान होते हैं, वरना मैंने हमेशा लॉज ऑफ मोशन में इन चीजों को ओरली सॉल्व करना सिखाया है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं मान लीजिए m1 है और मान लीजिए m2 है, एंड दैट्स द आइडियल पुली, एंड दैट्स अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये अपने आप में एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आप बोलेंगे शेयर जो भी अपना सिग्मा स्ट्रेस क्रिएट होगा दैट विल बी टेंशन, बेसिकली ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, धागे का खिंचाव ही रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो अब की बार जो टेंशन आती है यार, वो m1 m2 g बाय m1 प्लस m2 आती है, m1 m2 g बाय m1 प्लस m2 ये निकल कर आ जाती है यार, एंड इन द डिनोमिनेटर यू आर गोइंग टू राइट इट एज पाई टी स्क्वायर बाय 4। तो आप लिखने वाले हो यार पाई टी स्क्वायर बाय 4 के बराबर, या फिर फर्दर अगर रिड्यूस मास का इस्तेमाल करोगे, सो यू विल राइट इट एज म्यू जी बाय पाई टी स्क्वायर बाय 4। करेक्ट है, तो मुझे नहीं लगता यार इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या की जरूरत होगी। आप बार बार देखने की क्या कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सर लॉज ऑफ मोशन में जो सवाल आते हैं उसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करने के बाद सॉलिड्स के भी तो सवाल वही आ रहे हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम मॉडल है कि लॉज ऑफ मोशन का कोई भी सवाल दे दीजिए सर, उस सवाल में टेंशन निकाल दीजिए सर, उस टेंशन को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दीजिए सर, क्या निकल कर आ जाएगा, स्ट्रेस निकल कर आ जाएगा। तो दिस इज द मॉडल वन। ऑलराइट, स्ट्रेस निकालने का दूसरा मॉडल क्या है, या स्ट्रेस पर आने वाला दूसरा प्रॉब्लम मॉडल क्या है, ये कह रहा है डिटरमाइन, डिटरमाइन सिग्मा वर्सेस एक्स, सिग्मा वर्सेस एक्स डिटरमाइन करना है। और पहली फिगर क्या है जरा ध्यान से देख लेते हैं यार, पहली फिगर है कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल ड्रम है, और इस सिलिंड्रिकल ड्रम के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब दिस इज केप्ट ओवर अ, दिस इज केप्ट ओवर अ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में क्या क्या ख्याल है अपना, इसके बारे में हमारा ख्याल है कि यार ये मास जो है इसका वो कैपिटल एम है, रेडियस जो है इसका वो कैपिटल आर है, हाइट जो है इसकी वो कैपिटल एच है, ठीक है ना, एंड दैट्स अ यूनिफॉर्म वन। देखिए यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म सिलेंडर। तो अब अगर इस यूनिफॉर्म सिलेंडर के केस में मैं आपसे पूछूं कि भाई अपने को सिग्मा वर्सेस एक्स प्लॉट करना है और वो कैसे दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो एक्स लेना है ना आपको, ये ऊपर से लेना है, ये जो एक्स लेना है ये ऊपर से लेना है,
तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये जो आप एक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा स्ट्रेस आएगा, समझने की कोशिश कीजिए। ये कौन सा स्ट्रेस आने वाला है? अ, 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 देखो, आप ये बोलोगे ये सिग्मा है, ये एक्स है। हम सिग्मा वर्सेस एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिग्मा है और ये एक्स है, ठीक। और और हम कहेंगे सर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, मान लीजिए आप एक छोटा सा ऑब्जर्वर बन के यहाँ फील करने की कोशिश करो, तो आप कहोगे सर आपसे ऊपर का जितना भार है, जितना वजन है, वो आपको झेलना पड़ रहा है। तो वो कैसे निकाला जा सकता है? आप बोलेंगे कि सर ऊपर वाले में मास, छोटा वाला मास कितना आएगा? इट विल बी सिंपली टोटल मास बाय टोटल volume. Total mass by total volume, it's a cylinder, so it should be pi r square h into छोटे वाला वॉल्यूम into छोटे वाला वॉल्यूम। व्हाट इज दैट छोटे वाला वॉल्यूम? क्या होगा वो छोटे वाला वॉल्यूम? आप उसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एक्स। ये और अच्छे से देखने में समझ में आया, ये आ गया टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू छोटी वाली लेंथ। टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू छोटी वाली लेंथ, ये आ गया ऊपर वाले का मास। ऊपर वाले का वजन कितना होगा यार? आप बोलोगे कि यहाँ से हमको ये समझ में आया, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि सिग्मा जो है वो ऊपर वाले का वजन, भाई जितना ऊपर वाले का वजन होगा उतना ही तो दबाव वाला फोर्स लगेगा, उतना ही तो दबाव वाला स्ट्रेस होगा। तो कितना होगा? स्मॉल m इंटू जी बाय पाई आर स्क्वायर। यू मे ऑल्सो राइट इट एज m बाय h। जब मैं इसको डालूंगा तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h इंटू एक्स इंटू जी, या g इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियरली क्लियरली सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है। तो यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन आना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन आना है, ये बात अपने को पता है। हम बोलेंगे जब x की वैल्यू जीरो है, यानी कि आप टॉप पे खड़े हो, तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, यानी कि x की वैल्यू जीरो होने पे सिग्मा की वैल्यू भी क्या है बेटा? जीरो है। जब नीचे उतरते 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 x की पूरी वैल्यू h हाइट के बराबर हो जाएगी, यानी h हाइट के बराबर हो जाएगी यहाँ पे x इक्वल टू h, तो आप सारा का सारा वजन झेलोगे। सारा का सारा वजन झेलने का मतलब है mg बाय पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जब x की वैल्यू आप h डाल देंगे, जब x की वैल्यू h डालेंगे तो h से h कट जाएगा, ये आ जाएगा mg बाय पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी mg बाय पाई आर स्क्वायर। Alright, so what you need to do is you just need to draw the graph लाइक दिस। ये आपका ग्राफ हुआ यार, ये आपका ग्राफ हुआ। और अगर यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू अल्फा निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो आप बोलोगे शेयर स्लोप m जो है, स्लोप m जो है दैट इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो ये आ जाएगा mg बाय पाई आर स्क्वायर एच। जरा और ध्यान से देखिए तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि mg क्या है भाई? टोटल वजन। mg क्या है? टोटल वजन। बाय पाई आर स्क्वायर एच क्या है? टोटल वॉल्यूम। या टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम आ जाता डेंसिटी इंटू जी। तो आप बोलेंगे एवरेज डेंसिटी इंटू जी। कितना निकल कर आ गया? tan अल्फा। एवरेज डेंसिटी इंटू जी। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, मैंने तो केवल उसका एनालिसिस बताया है कि सर अगर आप ऊपर से नीचे उतरते जाएंगे तो आपका दबाव वाला स्ट्रेस होगा जो आप प्लॉट कर रहे हो, वो कौन सा स्ट्रेस होने वाला है? नॉर्मल कंप्रेसिव। नॉर्मल कंप्रेसिव, ये होने वाला है दबाव वाला स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा वर्सेस एक्स अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन में ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए मैं कर देता हूँ यार इसकी कार्बन कॉपी, और इसमें छोटे छोटे चेंजेस मैं लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये सेकंड पार्ट कर देंगे, और अब की बार एक्स जो होगा यार वो ऊपर से नहीं होगा। अब की बार एक्स जो होगा वो ऊपर से नहीं होगा, अब की बार एक्स जो होगा वो नीचे से होगा। तो सवाल को जरा ध्यान से सुनना, ये सेकंड पार्ट है उस सवाल का। ठीक है। अ, अ, अ,
ठीक है जी। और नॉर्मल के साथ क्या होगा वो सारी बातें भी हम आराम से समझने वाले हैं। ठीक है, तो जरा देखते जाइएगा एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। जो भी ग्राफ प्लॉट होना है वो होना तो इन्हीं के बीच में है। देखो सिचुएशन क्या है, आपको ये दिया हुआ है कि सर ये जो एक्स दूरी होगी ना ये बॉटम से होगी। ये एक्स दूरी कहां से निकल कर आने वाली है, बॉटम से, बेस से। तो फिर से वही है सवाल, वही है सिग्मा वर्सेस एक्स ड्रॉ करना है यार। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं दिस इज पार्ट 2 एंड आप एक छोटा सा ऑब्जर्वर बन के यहाँ खड़े हैं और अब की बार आप नीचे से ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं और आपको स्ट्रेस जो फील हो रहा है, तनाव जो फील हो रहा है वो स्ट्रेस बताना है। तो अब अगर आप देखो नीचे से ऊपर अगर आप आते जा रहे हो, आते जा रहे हो, आते जा रहे हो, किसी भी जंक्शन पे आप खड़े हो, किसी भी जंक्शन पे आप खड़े हो तो भी तो आपसे ऊपर जो अवेलेबल मास है उसका भार आपको दबाएगा। तो आप बोलोगे कि सर अभी भी अगर आप बीच में खड़े हो, नीचे वाला पार्ट आपको पकड़ के नीचे खींच नहीं रहा, मगर आपसे ऊपर वाला पार्ट अपने वजन के कारण आपको दबा जरूर रहा है, तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह होने तो यार नॉर्मल कंप्रेसिव ही वाला है। ये होने क्या वाला है, नॉर्मल कंप्रेसिव वाला ही है। ठीक है, दबाव वाला होने वाला है। ठीक, इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ऊपर वाले का वजन अगर निकालना है अपने को, तो ऊपर वाले का जो वजन होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर वाले का मास चाहिए। ये ऊपर वाले का मास कितना होगा, आप बोलोगे टोटल मास बाय टोटल लेंथ, या जिसको आप हाइट बोल सकते हैं, इनटू एल माइनस एक्स इनटू एच माइनस एक्स इनटू एच माइनस एक्स, जो ऊपर बचा है वो वाली हाइट। ठीक है, जो ऊपर बची है वो वाली लंबाई या वो वाली हाइट। तो आप बोलोगे शेयर सिग्मा will be equal to sigma will be equal to वजन m by h into h minus x into g डिवाइडेड में पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m बाय पाई आर स्क्वायर h, m बाय पाई आर स्क्वायर h यानी रो एवरेज, एवरेज डेंसिटी इंटू g इंटू एच माइनस एक्स, एवरेज डेंसिटी इंटू जी इंटू एच माइनस एक्स। तो जब x की वैल्यू जीरो डालोगे, जब x की वैल्यू जीरो डालोगे तो ये आएगा रो एवरेज जी एच, रो एवरेज जी एच। तो x की वैल्यू जीरो डालने पे देखिए h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा mg बाय पाई आर स्क्वायर। दिस वैल्यू विल बी mg बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहा कि सर जब x की वैल्यू जीरो है तो ये इस पॉइंट को मैच कर रहा है। ठीक, फिर हमने कहा जब x की वैल्यू h है, मतलब नीचे से होते 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 टॉप पर आ गए, तो जब तुम नीचे से होते 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 टॉप पर आ गए, तो टॉप से ऊपर तो किसी का भी वजन नहीं है, और यदि टॉप से ऊपर किसी प्रकार का वजन नहीं है तो यार किसी प्रकार का स्ट्रेस भी तो नहीं है। स्ट्रेस नहीं है तो मैथमेटिकली कहो या लॉजिकली कहो यार स्ट्रेस की वैल्यू जीरो आ गई है। मैथमेटिकली कहिए, लॉजिकली कहिए, स्ट्रेस की वैल्यू जीरो आ गई है। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे यार, ये रहा हमारा जवाब। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो इस तरीके से देख सकते हैं आप, नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो ये निकल कर आया है। ठीक, तो ग्राफ इसका ऐसे निकल कर आया है, पिछली बार ऐसा आ रहा था। ठीक है, और अब की बार अगर आप निकालना चाहें ये वाला एंगल बीटा, तो आप क्या बोलोगे, शेयर स्लोप जो होगा जिसे आप m से डिनोट करते हैं, दैट विल बी माइनस ऑफ tan बीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, तो क्योंकि डिक्रीजिंग लाइन है, परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे यार तो ये निकल कर आ जाएगा mg बाय पाई आर स्क्वायर h। तो ध्यान से देखिए निकल कर आ गया माइनस ऑफ रो जी, माइनस ऑफ रो एवरेज इंटू जी, रो एवरेज इंटू जी। सही है क्या, तो मुझे लगता है कि ये निकल कर आ गया है क्या, हमारा स्लोप। यही अगर आप यहाँ से भी स्लोप निकालने की कोशिश करते यार, तो भी आप बोलते कि स्लोप जो आएगा दैट m मैथमेटिकली, तो ऊपर ज्योमेट्री से आपने निकाला है, अदरवाइज ये आ जाएगा डी सिग्मा बाय डी एक्स। तो ये डी सिग्मा बाय डी एक्स ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर रो एवरेज चुपचाप खड़ा रहेगा, जी भी चुपचाप खड़ा रहेगा, एच का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा। तो ये निकल कर आ गया माइनस ऑफ रो एवरेज इंटू जी, माइनस ऑफ रो एवरेज इंटू जी। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी यार, समझ रहे हो। तो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो, ग्राफिकली निकाल सकते हो, मैथमेटिकली निकाल सकते हो, इस तरीके के सवाल जो है अक्सर हमसे
पूछे जाते हैं। ठीक, फील आ रही है समझ में स्ट्रेस पे कैसे कैसे सवाल आएंगे। ऐसे ही स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह वगैरह वगैरह। जितने भी सॉलिड्स में हम सवाल डिफरेंट टाइप्स के पूछे जाते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। जो फिर भी अगर रह जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन में वो डेफिनेटली इंक्लूड हो जाएंगे, और सॉलिड और फ्लूइड का डिस्कशन जो है हम वो साथ में करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में हम क्या कर रहे हैं, कोएक्सियल सिलेंडर्स ले रहे हैं, एक्सेस सेम है मगर ऊपर नीचे करके ले रहे हैं। देखो somewhat like this, और ये ऐसे आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके साथ कुछ फिजिकल कंस्ट्रेंट्स अटैच करूंगा, मतलब मास वास सेम है, रेडियस पे क्या रिलेशन है, डेंसिटी सेम है, चक्कर क्या है एग्जैक्टली ठीक है। और ये दो सॉलिड सिलेंडर्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, दोनों दो सॉलिड सिलेंडर्स हैं। और आप ये बोलोगे, नेचुरली देखिए इसका रेडियस तो क्या दे रखा है, इसका रेडियस आर हो गया है। अ, इसका रेडियस आर है, और इसका जो रेडियस है वो 2r है। इसकी हाइट भी h है, और इसकी हाइट भी h है। ठीक है, ये भी h है और ये भी h है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं हम, सुनते जाएंगे समझते जाएंगे ध्यान से, सब दिखता जाएगा अपने को। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अभी भी ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर से नीचे तक देख रहा है, मतलब ये जो x है, x ये ऊपर से नीचे शुरू हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है, आप ऊपर से नीचे तक उतरते आ रहे हैं, और सारी सिचुएशन वैसी ही है, देख लो जरा ध्यान से, सारी सिचुएशन वैसी ही है। अब की बार दो सिलेंडर्स हैं, दोनों सॉलिड सिलेंडर्स हैं। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वर बन के यहाँ पर खड़े हैं। ऑलराइट, और अब की बार एग्जामिनर बोल रहा है कि ऊपर वाले का जो मास है, पहले मैं इसकी कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, क्योंकि जो दो क्वेश्चन होने वाले हैं उन दोनों में एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, मगर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक बार क्लियरली बता देता हूँ ये। इसमें ना यहाँ मास जो है ऊपर वाले का एम नॉट है, और नीचे वाले का भी जो मास है वो एम नॉट है। और अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो मैं ये चेंज करना चाहूंगा कि ये तीसरा पार्ट ना होकर ये चौथा पार्ट है, और ऊपर वाले की डेंसिटी जो है वो रो नॉट है, और नीचे वाले की डेंसिटी भी जो है वो रो नॉट है। ठीक है, फर्क समझ में आया। अब की बार मटेरियल सेम है, अब की बार मटेरियल सेम है। पिछली बार क्या था, अगर ऊपर वाले को देखा जाए तो कम वॉल्यूम में भी उतना मास है, और नीचे वाले को देखा जाए तो ज्यादा वॉल्यूम में भी उतना मास है, यानी नीचे में ज्यादा वॉल्यूम में उतना मास है, तो आप बोलोगे ये लेस डेंसर है, लेस डेंसिटी। और ऊपर वाले की ज्यादा डेंसिटी, ऊपर वाले की नेचुरली क्या समझ में आ रही है अपने को, मोर डेंसिटी, क्योंकि कम वॉल्यूम में ज्यादा मास है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा है। तो यहाँ मासेस सेम है और डेंसिटी अलग अलग है। और यहाँ अगर आप क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करें, डेंसिटी सेम है, मोर मासिव। डेंसिटी अगर सेम है तो ज्यादा वॉल्यूम में ज्यादा मास होगा, कम वॉल्यूम में कम मास होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है। या कम वॉल्यूम है कम मास होगा, लेस मास। समझ रहे हो, तो ये दोनों ही सवाल अच्छे हैं। एक बार दो सिलेंडर्स में मास सेम है, डेंसिटी अलग है, अगली वाली में क्या होगा, डेंसिटी सेम होगा और मास अलग अलग होगा। सवाल बड़ा सिंपल सा है यार, कि सर सिग्मा वर्सेस एक्स बनाना है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद हम क्या करने वाले हैं,
इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हम बात करने वाले हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन की तो बॉडी में पहले क्या आया, स्ट्रेस या स्ट्रेन? जी हाँ, बॉडी में पहले स्ट्रेन आया। पढ़ाई हमने स्ट्रेस की है, ये एक अलग बात है, क्योंकि हम वो लॉज ऑफ मोशन, वो सारी चीजें, उन चीजों को रिलेट करने के बाद आगे की बात करते हैं। मगर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बॉडी के अंदर पहले क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक, चलिए। सो फिलहाल यार इस डिस्कशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे। मोर डेंसिटी, लेस डेंसिटी, मोर डेंसिटी वगैरह वगैरह वाली बातें। सो क्या कह पाएंगे, हम बोलेंगे सर सबसे पहले कर्व बनाने के लिए बी प्रिपेयर्ड। जो भी मैं बनाऊंगा, सिग्मा विग्मा, स्लोप वगैरह, वो सारी चीजें डिस्कस तो हो ही जाएंगी। जो भी ग्राफ बनना है सिग्मा के साथ, जो भी ग्राफ बनना है सिग्मा के साथ, वो बनना तो यार कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू ऊपर से नीचे उतरते टाइम पहले एच हो सकती है, और उसके बाद और नीचे जाते जाएंगे तो मैक्सिमम 2h तक हो सकती है। तो एक तो मुझे लगता है कि एक डॉटेड सी लाइन मुझे ड्रॉ कर देनी चाहिए एक्स इक्वल टू एच तक, और फिर मुझे लगता है कि एक और डॉटेड लाइन मुझे ड्रॉ कर देनी चाहिए एक्स इक्वल टू 2h तक। ठीक है ना? तो एक जो है वो ड्रॉ हो रही है कहाँ तक, एक्स इक्वल टू एच तक। ठीक है भाई? और दूसरी कहाँ तक ड्रॉ हो रही है, एक्स इक्वल टू 2h तक। और अपने को क्या करना है फिर, अब हमें यहाँ पे सिग्मा की प्लॉटिंग करनी है। ठीक है ना? सिग्मा की प्लॉटिंग करनी है, तो करेंगे यार सिग्मा की भी प्लॉटिंग। तो अभी हम ये बोलेंगे कि मान लीजिए सर आप x इक्वल टू जीरो पे खड़े हो। तो जब आप x इक्वल टू जीरो पे खड़े हो, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो भी तो है। जब आप x इक्वल टू जीरो पे खड़े, अब देखना सीधा वैल्यूज वैल्यूज को स्ट्राइक मारूंगा और काम खत्म होता जाएगा। तो जब आप x इक्वल टू जीरो पे यानी टॉप पे खड़े, x इक्वल टू जीरो, आप बोलोगे टॉप ऑफ अपर सिलेंडर, टॉप ऑफ अपर सिलेंडर। समझना, हाँ बहुत ध्यान से, बहुत क्रक्स इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हम। ठीक है? इस फिगर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अपने को हो गई है, तो इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ताकि एक स्क्रीन पे ये थोड़ा सा तीन चार चीजें एक साथ पूरी सुंदरता के साथ आ जाए। ठीक है, यहाँ देखो। और हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ के बारे में अपने को बात करनी है, तो वो तो हम करेंगे। पहले मैं कुछ पॉइंटर्स आपको समझा दूं, देखिए, और उसके बाद ग्राफ के बारे में भी बात करना मुझे लगता है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अल्टीमेटली ग्राफ प्लॉट करना ही हमारा एम है, वो तो है ही। ठीक है ना? वो भी इजीली प्लॉट हो जाएगा, टफ नहीं है ज्यादा। तो देखो क्या करना है अपने को, हम बोलेंगे कि सर अ, 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 यहाँ पर हम एक एक करके ना स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। एट एक्स इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, टॉप ऑफ द अपर सिलेंडर, यानी जब आप सबसे ऊपर खड़े हो, सबसे ऊपर खड़े हो, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है यार, जीरो, क्योंकि आपने कोई दबाव झेला ही नहीं, आपने कोई वजन झेला ही नहीं। फिर आपने कहा कि सर जब एट एक्स इक्वल टू एच पे आप आए, तो x इक्वल टू एच पे ना दो सूरत हो सकती है, दो केसेस हो सकते हैं। पहला ये कि आपके कदम जो हैं वो इस छोटे वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हो, मतलब अभी तक एट x इक्वल टू एच आप एच हाइट नीचे उतरे हो, लेकिन आपके पैर जो हैं ये छोटे वाले एरिया में। और दूसरी सूरत में क्या हो सकता है, आप एच उतरे हो लेकिन आपके जो पैर हैं वो खटाक से बड़े वाले एरिया पे आ गए। यार एरिया बड़ा होने पर स्ट्रेस तो रिड्यूस होगा। यही कारण होता है कि मेट्रो पिलर्स जो बन रहे होते हैं मेट्रो ट्रेन के चलने के लिए, वो जो पिलर्स बने होते हैं उनका निचला हिस्सा जो होता है वो चौड़ा बनाया जाता है। लोग उसको बैठने के लिए यूज कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट फॉर दैट पर्पज ना। उसका सबसे जो एंड्स होते हैं वो ब्रॉड बनाने का कारण क्या होता है कि यार उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे तो स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप ये बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू एच, एक्स इक्वल टू एच पे यानी कि बॉटम ऑफ अपर सिलेंडर,
या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, बेस ऑफ अपर सिलेंडर, बेस ऑफ अपर सिलेंडर। x इक्वल टू एच पे जब आप बेस ऑफ अपर सिलेंडर पे हैं तो वजन कितना झेल रहे हैं? आप कहेंगे सर ऊपर वाले सिलेंडर का वजन हो जाएगा एम नॉट जी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपके कदमों के नीचे? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है यार? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज एम नॉट जी बाई पाई आर स्क्वायर, और बीच का कर्व स्ट्रेट लाइन रहना है। ठीक है, अभी पॉइंट्स मार्क करके स्ट्रेट लाइन कर्व बनाऊंगा। कैसे पता स्ट्रेट लाइन रहना है? पिछले दो क्वेश्चन में यही तो सीखा आपने, स्ट्रेट लाइन कर्व है। ठीक है ना? तो एक्चुअल एग्जाम में भी क्या करना होता है, जो चीजें ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस में है उसे इंप्लीमेंट करके नए सवालों से जूझना होता है, वही कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, अब दोबारा से देखो जरा, एट x इक्वल टू h के बारे में ही अगर आप बात करो, लेकिन आप ये बोलो टॉप ऑफ लोअर सिलेंडर, टॉप ऑफ लोअर सिलेंडर, यानी कि अब भी आप ऊपर से नीचे तक h ही उतरे हो, लेकिन अब आपके कदम बड़े वाले एरिया पे हैं। तो अगर आपके कदम बड़े वाले एरिया पे हैं तो यार वजन तो मात्र ऊपर वाले का ही झेलोगे एम नॉट जी, लेकिन जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? पाई इंटू टू आर का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो चुका है। पाई इंटू टू आर का स्क्वायर, उसी पे एक्स इक्वल टू एच पर ही अचानक से स्ट्रेस कम हो जाएगा, अचानक से एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब आप x इक्वल टू टू एच पर आएंगे, यानी कि आप h और h, टू एच नीचे उतर चुके हो, तो आप बोलोगे बेस ऑफ लोअर सिलेंडर। लोअर सिलेंडर के बेस पे आप खड़े हो। इन दैट केस आप क्या बोलोगे बेस ऑफ लोअर सिलेंडर पे? आप बोलोगे सर सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? सर अगर आप बेस ऑफ लोअर सिलेंडर पे खड़े हैं तो ऊपर वाला और लोअर वाला दोनों का ही वजन झेल रहे हैं, दोनों का वजन झेल रहे हैं, इसका मतलब ये आ गया 2m0 इंटू जी, और जिस एरिया पे आपके पैर हैं वो तो है पाई इंटू टू आर का स्क्वायर, पाई इंटू टू आर का स्क्वायर। जरा गौर से देखिए, इन सभी वैल्यूज को अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूंगा तो मैं बोलूंगा कि सर मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है x इक्वल टू एच पर आ रही है, वो आ रही है एम जी बाय पाई आर स्क्वायर, एम जी बाय एम नॉट जी बाय पाई आर स्क्वायर, एंड लेट्स कॉल इट सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स, ये सिग्मा मैक्स वैल्यू है, एम नॉट जी बाय पाई आर स्क्वायर। तो आपने कहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी टॉप ऑफ द अपर सिलेंडर पे, टॉप ऑफ द अपर सिलेंडर पे स्ट्रेस कितना है? जीरो है, और x इक्वल टू एच पे ये कितना हो गया है? ये हो गया सिग्मा मैक्स के बराबर, एम नॉट जी बाय पाई आर स्क्वायर, एम नॉट जी बाय पाई आर स्क्वायर। फिर आपने क्या किया? आपने कहा उसके बाद एच पे ही जब ये एम नॉट जी बाय पाई आर स्क्वायर है तभी अचानक से डिप ले रहा है, और एम नॉट जी बाय पाई इंटू फोर आर स्क्वायर है, यानी एक चौथा ही हो जा रहा है, डिनोमिनेटर में फोर टाइम्स मीन्स वन फोर्थ हो गया। तो आप बोलेंगे कि यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी इसकी वन फोर्थ, तो दैट विल बी सिग्मा मैक्स बाय फोर, सिग्मा मैक्स बाय फोर। और ये डिप जो होगा यार ये अचानक से होगा, ये डिप जो हो रहा है यहाँ तक ये एच हाइट पर ही हो रहा है और अचानक से हो रहा है, एच हाइट पर ही हो गया है डिप और अचानक से हो गया, लाइक दिस। फिर क्या हुआ? तीन वैल्यूज देख चुके हैं यार हम, ठीक है। फिर क्या हुआ? लास्ट वैल्यू देखो नीचे, ये आ गया टू एम नॉट जी बाय पाई इंटू फोर आर स्क्वायर, टू एम नॉट जी बाय पाई इंटू फोर आर स्क्वायर, यानी ऊपर टू नीचे फोर, ये आ गया एम नॉट जी बाय पाई आर स्क्वायर, मगर नीचे टू है, नीचे टू का मतलब है ओवरऑल वैल्यू का आधा है, ओवरऑल वैल्यू का आधा है, लाइक दिस एक्स इक्वल टू टू एच पे। तो आप ये बोलेंगे ये सिग्मा मैक्स बाय टू है, सिग्मा मैक्स बाय टू है, और ये कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है, ये कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है। आप असल कर्व देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जेई एडवांस में आपको बहुत देखने को मिलते हैं, है ना? तो आप असल कर्व देखिए, असल कर्व कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है। बात समझ में आई? कुछ कुछ सिचुएशन को फील करने की कोशिश करो। पहली बात तो ये गलती मत किया करो कि यार वीडियो को ना 2x स्पीड में देख रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन अच्छा, ऊपर से मैंने थोड़ा सा अगर इजीली आगे लेकर चला गया तो तुमको तो इनफैक्ट स्लो करके देखना चाहिए या वीडियो को रिवाइंड करके देखना चाहिए, फील लेने की कोशिश करो सिचुएशन की। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, पॉइंट्स मार्क कर दिए, बस जो जंक्शन था, जो जो जहां पे दोनों सिलेंडर मिल रहे थे, वहां पे एक ही एक्स की वैल्यू के लिए दो दो स्ट्रेस आ रहे हैं, कम एरिया पे ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा एरिया पे कम स्ट्रेस, तो अचानक से डिप आपको फील होती है। ठीक। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई मुझसे पूछे कि आपको कंपेयर करने हैं स्लोप्स, तो मान लीजिए ये स्लोप अल्फा, ये एंगल अल्फा बन रहा है, और ये जो है ये एंगल बीटा बन रहा है, तो आप बोलोगे tan अल्फा जो होगा,
दैट विल बी इक्वल टू, देखो पूरा परपेंडिकुलर बाय पूरा बेस, तो आप बोलोगे एम नॉट जी बाय पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड टैन बीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आएगा सिग्मा मैक्स बाय 2 माइनस सिग्मा मैक्स बाय 4। तो आप इसको बोलोगे एम नॉट जी बाय पाई आर स्क्वायर, ये आपका सिग्मा मैक्स था, इट विल बी 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4, और ये निकल कर आ जाएगा यार डिनोमिनेटर में क्या, एच, बेस लेंथ ये तो एच ही है। तो इसे ध्यान से देखिए, ये आ गया एम नॉट जी बाय पाई आर स्क्वायर 4, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 इज 1 बाय 4, सो इट इज एम नॉट जी बाय 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये निकल कर आ जाएगा tan अल्फा बाय 4। इसका मतलब जो स्लोप है यार, वो स्लोप भी कितने टाइम हो चुका है, वो स्लोप भी 1 बाय 4 टाइम्स हो चुका है, स्लोप भी 1 बाय 4 टाइम्स हो चुका है। पूरी कहानी इस छोटे से क्वेश्चन की, पूरा एनालिसिस इस सिंपल सी सिचुएशन की आपके सामने है यार। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत लग रही होगी यार, फील हो गया होगा। कोई दिक्कत हो तो अभी के अभी रिवाइंड कीजिए, प्रॉपरली सुन लीजिए, तभी अगला सवाल जो है यार वो इजीली हो भी जाएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, बढ़ाएं डिस्कशन को आगे। चलिए, अब क्या करना है यार, लेस मासिव मोर मासिव, डेंसिटी सेम है सर अब की बार। क्या सेम है अब की बार, डेंसिटी सेम है अब की बार। छोटा करते हैं इसको, फिगर को। ये तो समझ में आ ही गया है कि हाउ टू डील विद इट, कैसे डील किया जाता है। तो छोटा करने वाला हूं मैं इसको, ठीक। अच्छा, और क्या करने वाले हैं हम, और ग्राफ को थोड़ा सा फील करते हुए बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें भी सर पॉइंटर्स हमारे वही रहेंगे, जो छोटी छोटी बातें हमने मन में बिठा रखी है वो वही रहेगी। वो क्या है वो छोटी बातें, वो छोटी बातें सर, जो भी ग्राफ बनना है हमारा, जो भी ग्राफ बनना है सिग्मा वर्सेस एक्स, वो यार एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2h तक ही बनना है। मतलब मैं फिर से जंक्शंस मार्क कर देता हूं कि, या रीजन्स मार्क कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं कि सर जो भी ग्राफ बनेगा वो बनेगा तो इनके बीच में, ठीक है ना, कि ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू h है, और यहाँ पे x इक्वल टू 2h है। ये पहला वाला रीजन यार ऊपर वाले सिलेंडर का है, और बीच ये वाला रीजन जो है ये नीचे वाले सिलेंडर का है, ठीक है ना। और ये x इक्वल टू h पे आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके कदम कभी छोटे एरिया पे होंगे ज्यादा स्ट्रेस पे, फिर अचानक से बड़े एरिया पे होंगे कम वाले स्ट्रेस पे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंटर्स अगेन। आई कैन से, सबसे पहली बात, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, टॉप ऑफ अपर सिलेंडर। आप ऊपर वाले सिलेंडर के भी ऊपर खड़े हैं, तो जब आप ऊपर वाले सिलेंडर के भी सबसे ऊपर खड़े हैं तो आपको दबाने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। तो आपका जो सिग्मा निकल कर आएगा यार, वो मिनिमम निकल कर आता है, और वो कितना निकल कर आता है, 0 निकल कर आता है ना। लेकिन जब आप बात करते हैं एट x इक्वल टू h, यानी इसमें भी दो चॉइसेस, अभी तो आप ऊपर वाले सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे बेस ऑफ अपर सिलेंडर। तो जब आप बेस ऑफ अपर सिलेंडर पे खड़े हैं तो अपर सिलेंडर का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, और वजन तो यार आपके ऊपर ऊपर वाले का ही है, वजन तो आपके ऊपर ऊपर वाले का ही है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो सिग्मा निकल कर आया, वो निकल कर आया वजन कितना है। तो वजन के लिए सर mg लिखना होता है, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है रो नॉट, वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ये निकल कर आया। डिवाइड में कर देंगे यार एरिया, पाई आर स्क्वायर कट गया, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, ये निकल कर आया रो नॉट जी एच, रो नॉट जी एच। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ स्ट्रेस निकल कर आ गया आपका रो नॉट जी एच, रो नॉट जी एच, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या बोलेंगे, अभी एट x इक्वल टू h पर ही बात करनी है सर, लेकिन अब हमारे कदम कहाँ आ गए, नीचे वाले सिलेंडर पे, यानी आप बोलोगे टॉप ऑफ लोअर सिलेंडर, नीचे वाले सिलेंडर के ऊपर आप खड़े हो। तो फर्क क्या रहेगा, रेडियस डबल हो गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 4 गुना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सिग्मा विल बी इक्वल टू रो नॉट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम
ऐसा करने से क्या आ गया, मास आ गया, इंटू जी कर देंगे, ऐसा करने से क्या आ गया, वजन आ गया, डिवाइड में कर देंगे पाई इंटू 2r का स्क्वायर, पाई इंटू 2r का स्क्वायर करने से क्या होगा यार, एरिया आ गया। ऐसी बात है कि एरिया अगर 4 टाइम्स हो गया है तो जो स्ट्रेस होगा वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये 1/4 टाइम्स मतलब इसका कहीं यहाँ पर है, पिछली बार जैसा ही लग रहा है आपको, बट कोई बात नहीं, अभी पूरा करते हैं, कंक्लूड नहीं मारते, पूरा करते हैं। रो नॉट जी एच बाई फोर, रो नॉट जी एच बाई फोर, स्ट्रेस 1/4 टाइम्स हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, रो नॉट जी एच बाई फोर आ रहा है। अब करते हैं यार आखिरी पॉइंट के बारे में बात, एट एक्स इक्वल्स टू 2h, यानी कि बेस ऑफ लोअर सिलेंडर, बेस ऑफ लोअर सिलेंडर। तो अगर मैं लोअर सिलेंडर के बेस के बारे में बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा यार स्ट्रेस जो होगा ना, पहले तो लिखो टोटल वजन, टोटल वजन का आप क्या लिखोगे, अब बोलोगे कि सर रो नॉट तो दोनों की ही डेंसिटी है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस नीचे वाले का वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, मास आया, मास को जी से मल्टीप्लाई किया, वजन आया, डिवाइड में कर देंगे पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ये 5/4 टाइम्स रो नॉट जी एच आ रहा है, 5/4 रो नॉट जी एच, यानी ये सवा गुना आ जा रहा है, 1.25 टाइम्स आ जा रहा है। तो आप ये बोलोगे कि ये सवा गुना आ जा रहा है, तो दिस विल बी 5/4, 5/4 रो नॉट जी एच, राइट। तो इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ दिस टाइम, क्या बनाएगा, क्या कैसा बनेगा आपका ग्राफ, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि सर पहले तो ये जीरो से लेके, पहले तो ये जीरो से लेके राइज ले रहा है यहां तक, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, डिप ले रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, डिप ले रहा है अपनी 1/4 वैल्यू तक, फिर क्या कर रहा है, उसके बाद फिर ये अपने 1.25 तक जा रहा है, अपने 1.25 तक जा रहा है कहीं यहाँ, ठीक है। तो अब की बार जो ग्राफ बना है यार, वो ग्राफ कुछ ऐसा बना है कि यहाँ ट्रांजिशन तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद ये ऐसा चला जाएगा। और अगर आप एंगल वैंगल के बारे में कंपैरिजन पूछना चाहो, तो आप ये बोलोगे अगर ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो पिछली बार तो यार अल्फा और बीटा में देखो रिलेशन आपने निकाला था, वो ऐसे निकल कर आ रहा था कि tan बीटा जो है वो tan अल्फा बाय 4 है। लेकिन अब की बार आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे शेयर tan अल्फा और tan बीटा दोनों बराबर है, देख के भी समझ में आ रहा है यार, फ्री हैंडेडली बनाया तो भी देखो देख के भी समझ में आ रहा है कि पैरेलल लाइंस आ रही है, राइट। एंड इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, so it will be rho naught gh by base length is h for any of them, so that will be equal to rho naught g, density into acceleration due to gravity, that is nothing but the value of slope for both of them, ऊपर वाले सिलेंडर से गुजरने के दौरान भी और नीचे वाले सिलेंडर से गुजरने के दौरान भी। बात समझ में आई। तो मुझे लगता है कि जब एडवांस में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, नई प्रॉब्लम होगी, इतना सारा देखना समझना एक साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर पहले से सोचने की आदत हो तो डेफिनेटली करके आओगे ना यार, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ डिफरेंट प्रॉब्लम मॉडल्स जो हमसे पूछे जा सकने की संभावना है, उसको भी साथ में क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो आई बिलीव कि स्ट्रेस के बारे में जितना कुछ मैंने आपको बताया है, इंटरनल फेनोमेना, एक्सटर्नल फेनोमेना, यूनिट्स, डायमेंशन, कैसे लॉज ऑफ मोशन से कंबाइन करेंगे, क्या क्या छोटी छोटी बातें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, आई बिलीव इन सभी चीजों से आप हाईली कंफर्टेबल हो चुके होंगे। और अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं यार अगले पहलू की तरफ, स्ट्रेन की तरफ, और आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा बॉडी में पहले स्ट्रेस नहीं, पहले स्ट्रेन आता है, उस स्ट्रेन को समाप्त करने के लिए स्ट्रेस आता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं यार, स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय natural configuration, change in configuration by natural configuration, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जो बदलाव आ रहा है डिवाइडेड में, उसकी नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ओरिजिनल नहीं, नेचुरल, ओरिजिनल नहीं, नेचुरल, किसी भी चीज, दोनों में फर्क क्या है सर, ये रॉड रखी है मेरे हाथ में, इसको मैं गर्म करूंगा, तो इसको गर्म करने के बाद इसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है वो इनिशियल टेम्परेचर पे, लेकिन तापमान बढ़ा देने से इसकी बढ़ी हुई जो लेंथ है वो ओरिजिनल तो नहीं है,
मगर वो नेचुरल जरूर है। तो अपने को शुरुआती वैल्यू से आया हुआ परिवर्तन नहीं देखना होता, हमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक बदली हुई या बदल चुकी हुई फाइनल नेचुरल वैल्यू से कितना भटकाव आया है, कितना परिवर्तन आया है, कितना चेंज आया है, ये देखना होता है। मैं फिर से बता दूं आपको, ओरिजिनल में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। कई किताबों में आप देखोगे, कई टीचर से सुनोगे, कई जगह आप लिखा हुआ देखते हो कि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओरिजिनल नहीं है यार, ये नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जेईई एडवांस में ऐसा एक सवाल आया हुआ है जिसमें ओरिजिनल और नेचुरल के चक्कर में ये सवाल गलत हुआ है, तो इसीलिए मैं इसे बार-बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बाकी जैसे-जैसे हम आगे चल के हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ देखने और समझने को मिलने वाली है। ठीक है बच्चों? चलिए, तो स्ट्रेन क्या है? चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन बाय नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, ये निकल कर आने वाला है। ठीक? चलो, स्ट्रेन के टाइप्स देख लेते हैं। अच्छा, स्ट्रेन के बारे में कुछ पहले छोटी-छोटी बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि ये सेम तरीके की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये अपने आप में यूनिटलेस होने वाला है और डायमेंशनलेस होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, इट हैज टू बी पॉजिटिव। इट हैज टू बी पॉजिटिव। ये नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन से आने वाले बदलाव को बताता है, इसीलिए इसका ओवरऑल हमेशा ही पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हमेशा ही कैसा रहना जरूरी है? पॉजिटिव रहना जरूरी है। ठीक है। डिस्कशन समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? चलिए, टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइप्स क्या है स्ट्रेन के, जो हमको डिस्कस कर रहे हैं? ठीक। नंबर एक, हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नाम से ही समझ में आ रहा है, लंबाई के परिवर्तन का जिक्र हो रहा है यार। तो अगर लंबाई बढ़ रही होगी, अगर लंबाई बढ़ रही होगी तो चेंज इन लेंथ पॉजिटिव होगा। बढ़ती हुई चीजों का चेंज पॉजिटिव होता है, घटती हुई चीजों का चेंज नेगेटिव होता है। तो अगर तो लंबाई बढ़ रही होगी तो चेंज पॉजिटिव होगा, स्ट्रेन को भी पॉजिटिव लिखना है, डायरेक्ट लिख देंगे। अगर लंबाई घट रही होगी, चेंज नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो आप बोलोगे कि सर स्ट्रेन तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। मैं फिर से बोलता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो या तो डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा या माइनस डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर तो आप ये बोलेंगे कि सर खिंचाव के बारे में बात है, तो टेंसाइल कंपोनेंट के बारे में बात है, खिंचाव का जिक्र कर रहे हो, तो लंबाई बढ़ी होगी, खींचोगे तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो चेंज पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो स्ट्रेन को डायरेक्टली प्लस वाले फॉर्मूले से लिख देंगे। लेकिन तुम माइनस भी देखते हो। माइनस क्यों देखते हो या कब देखते हो? जब आप कंप्रेसिव सिचुएशन का जिक्र कर रहे होते हैं, दबाव के बारे में बात कर रहे होते हैं, खिंचाव के बारे में नहीं, दबाव के बारे में। तो अगर आप दबाने की कोशिश करोगे, लेंथ घटेगी, लेंथ घटेगी तो चेंज नेगेटिव होगा। उस नेगेटिव को सामने खड़े नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले टाइप का स्ट्रेन क्या होता है यार? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके दो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल होते हैं। क्यों होते हैं? सर बढ़ती हुई चीजों का चेंज पॉजिटिव होता है, स्ट्रेन को पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए डायरेक्ट लिख देंगे। घटती हुई चीजों का चेंज नेगेटिव होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा। ऑलराइट, एक बार और देखते हैं। यहीं अगर बात करें हम लेटरल स्ट्रेन की, रेयर होता है यार लेटरल स्ट्रेन, हम ज्यादा पढ़ते नहीं है सिलेबस में, लेकिन पॉइजन्स रेशो एक स्पेशल टाइप का रेशो होता है जो हम बहुत पढ़ते हैं सिलेबस में। उस टाइम पे रेशो पढ़ते टाइम पे लेटरल स्ट्रेन पिक्चर में आता है, और ये है डेल्टा एल बाय एल। ये किसके बराबर है? डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा डी बाई डी, चेंज इन डायामीटर बाय ओरिजिनल डायामीटर। लेटरल स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन डायामीटर बाय ओरिजिनल डायामीटर। फिर से हम यही कहेंगे, सर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, घट रहा है तो नेगेटिव लेंगे। सो दिस इज चेंज इन डाया, चेंज इन डायामीटर बाय नेचुरल डायामीटर। ठीक है। इससे पहले कि मैं बाकी दोनों स्ट्रेन्स के बारे में भी आपको बताऊं, एक रेशो डिफाइन करते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में ज्यादा बातें जो है वो तो हम बाद में करेंगे। ठीक है। अभी के लिए आप बस ध्यान रख सकते हैं कि, और न्यूमेरिकल में जैसे जैसे आएगा उस टाइम पे यार ये देखना इंपॉर्टेंट है, पॉइजन्स रेशियो।
ठीक है। पॉइजन्स रेशो के बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉइजन्स रेशो क्या होता है? इसे आप न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से, राइट। ये रेशो होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, लेटरल स्ट्रेन से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो होता है यार। ठीक है। अब लेटरल स्ट्रेन क्या है, या सिचुएशन को फील करने की कोशिश करो क्या है। आप ये बोलोगे कि सर हमारे पास ना ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर को हमने दोनों एंड से पकड़ा और पकड़ के खींच दिया। तो अगर इस वायर को हमने दोनों एंड से पकड़ा और पकड़ के खींच दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाने वाला है। या दोनों एंड से पकड़ा होता और पकड़ के दबाया होता तो ये लंबी वाली चीज छोटी हो जाने वाली है। एक बात तो तय है कि अगर लंबाई बढ़ा रहे हो तो डायामीटर घटने वाला है, अगर लंबाई घटा रहे हो तो डायामीटर बढ़ने वाला है। यानी दोनों में से एक चेंज पॉजिटिव आएगा और एक चेंज नेगेटिव आएगा, मगर स्ट्रेन तो यार हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए। यानी कि आप इसे बोलेंगे कि फर्दर दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा डी बाय डेल्टा एल बाय एल। ठीक है। लेकिन दोनों में से एक के आगे नेगेटिव साइन लगेगा, दोनों में से एक के आगे नेगेटिव साइन लगने वाला है। बात समझ में आई? तो पॉइजन रेशियो वैसे बहुत रेयर है, वेरी रेयर, आपसे पूछे। लेकिन अगर पूछ लेगा तो हम बता देंगे, कुछ सवाल जो इस पर आए हुए हैं उनको कैसे डील करना होता है वो भी हम सीख लेंगे, ठीक है ना। तो इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, लेकिन क्योंकि स्ट्रेन ओवरऑल पॉजिटिव होने चाहिए तो एक के आगे नेगेटिव साइन लगाना जरूरी। समझ गए? फील समझ में आया क्या करना है? ठीक। इसीलिए हमने इस पॉइजन रेशियो को पढ़ने के लिए लेटरल स्ट्रेन पढ़ा है, अदरवाइज जो मेन स्ट्रेन हम पढ़ते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल पढ़ते हैं, वॉल्यूमेट्रिक पढ़ते हैं और टेंजेंशियल स्ट्रेन पढ़ते हैं। तो नंबर तीसरे पे आ जाते हैं यार, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? आप बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका मतलब आप बोलोगे कि ये निकल कर आएगा प्लस माइनस डेल्टा वी बाय वी। दैट इज, आप बोलेंगे प्लस डेल्टा वी बाय वी अगर कंप्रेसिव है तो, एंड अगर अगर एक्सपेंशन के बारे में बात है तो, और कंप्रेशन के बारे में बात है तो ये, मैं फिर से बोलता हूं, प्लस डेल्टा वी बाय वी अगर एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो, माइनस डेल्टा वी बाय वी अगर हम कंप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो प्लस माइनस डेल्टा वी बाय वी है। उसमें मैंने फिर से क्या बोला कि यार कंप्रेशन और एक्सपेंशन का हिसाब किताब अलग अलग रहेगा। ठीक है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन का जो हिसाब किताब है ये अलग अलग रहने वाला है। एक्सपेंशन के केस में चीजें बढ़ रही होती है, बढ़ती हुई चीजों का चेंज पॉजिटिव, स्ट्रेन भी पॉजिटिव होना चाहिए, डायरेक्टली लिख दिया। कंप्रेशन के केस में नेगेटिव। ठीक है। एक आखिरी बात, टेंजेंशियल, भाई लेक्चर के शुरुआत में जो मैंने आपको बताया है उसी का यहाँ पे इस्तेमाल भी होने वाला है। जो फिगर बताई थी एक बार वो दोबारा से याद दिलाऊंगा। टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है ये? थीटा से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, दैट इज एक्स बाय एच। ये क्या है एग्जैक्टली exactly? ये डायग्राम से ही समझ में आएगा अपने को। हमने ये बोला कि हमारे पास ये एक फ्रंट व्यू है क्यूबिकल बॉक्स का, राइट इन दिस वे, ऐसा भी आप बना सकते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके का है एंड फील लेने की कोशिश करना है। मैं समझाता हूँ, देखो सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। तुमने क्या किया, ऊपर वाले सरफेस पे ना यहाँ पकड़ के पैरेलल टू द सरफेस फोर्स लगाया। तो पैरेलल फोर्स लगाते हैं लाइक, या तो नॉर्मल लगाएंगे या टेंजेंशियल लगाएंगे। तो अभी हम टेंजेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो एक्सटर्नल फोर्स तुमने लगाया है, इस एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में दिस क्यूब हैज मूव्ड अ बिट, थोड़ा सा ये मूव कर चुका है। हम बोलेंगे थोड़ा सा ना ये बाहर को कुछ यूं मूव कर चुका है, लाइक दिस, लाइक दिस।
ये ऐसे मूव कर चुका है, ठीक है। तो आपने फोर्स लगाया तो डेफिनेटली ऐसी मूवमेंट हो जाती है। तो आप ये बोलेंगे कि इसकी इस प्रकार की जो मूवमेंट है, इसकी इस प्रकार की जो मूवमेंट है, इसको पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये थीटा है। जो मूवमेंट आई है, जो शिफ्टिंग आई है, थीटा है, थीटा। तो हम ये बोलेंगे कि सर इस थीटा का मेजरमेंट किसकी किसकी टर्म में हो सकता है। आप बोल सकते हो ये डिफॉर्मेशन कितनी क्रिएट हुई है एक्स इन रेफरेंस टू कितनी हाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कितनी दूर आपने फोर्स लगाया बेस लेवल से या रेफरेंस लेवल से या रेफरेंस लाइन से, जिसके हिसाब से ये सॉलिड्स में मूवमेंट आई है। हालांकि होती काफी छोटी है सॉलिड्स में ना, इस प्रकार की मूवमेंट बहुत कम होती है, ठीक। तो आप ये बोलोगे कि क्योंकि आप सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, मूवमेंट कम होनी है, छोटा एंगल है, छोटा एंगल है तो साइन थीटा बोलो या टैन थीटा बोलो या थीटा बोलो, सबके सब बराबर है। साइन थीटा थीटा और टैन थीटा सबके सब बराबर है ना, बोलते ही हम। और स्मॉल एंगल्स क्या बोलते हैं, for small angles we simply say कि सर साइन थीटा, थीटा और टैन थीटा सबके सब बराबर है। साइन थीटा, थीटा और टैन थीटा सबके सब क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गई। तो ये है आपका टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेन। क्लियर है मामला। तो मुझे लगता है देखिए हम स्ट्रेस से वी आर ऑलरेडी डन, स्ट्रेन के बारे में हमने बात कर ली, स्ट्रेन के टाइप्स देख लिए, पॉइजन्स रेशो के बारे में बात कर चुके हैं, और अब हमें गाड़ी लेकर चलनी है हमारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की तरफ, यानी हुक्स लॉ की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हुक्स लॉ ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो सीधा आ जाएंगे यार इसी पे कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये लेक्चर को पूरा ढंग से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी यार साथ के साथ करते चलेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नंबर एक, पहला है यार यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या कहता है, यंग्स मॉड्यूलस वाई से हम डिनोट करेंगे इसे। यार कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। यंग्स मॉड्यूलस जो होता है ये नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। दैट इज, आप ये बोलेंगे कि सर y का जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड में डेल्टा एल बाय एल है, और लॉन्गिट्यूड नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्ट्रेस हो जाएगा ना, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड में माइनस ऑफ डेल्टा एल बाय एल है। दोनों बातों में फर्क क्या है यार, ये टेंसाइल के लिए होगा, ठीक है ना, टेंसाइल के लिए होगा, और ये कंप्रेसिव के लिए होगा, क्योंकि स्ट्रेन के जो फॉर्मूले हैं उनके साइन में ही फर्क लगा रखा है बस मैंने, बाकी कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो किसी प्रकार का कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है, समझ रहे हैं हम इस बात को। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक। तो ये एक बात है। सिमिलरली मैं इसी की बना लेता हूँ कार्बन कॉपी, और एक एक करके इनके बारे में डिटेल में तो बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए समझना जरूरी है कि मेजर डिफरेंस क्या होता है। दूसरी बात हम करने वाले हैं यार बल्क मॉड्यूलस के बारे में। बल्क मॉड्यूलस के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए, अ, चलो, दूसरा जो मैंने कहा बल्क मॉड्यूलस, ये जनरली बीटा से डिनोट होता है, और ये नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया एफ परपेंडिकुलर लाइक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज डेल्टा वी बाय वी, एंड इट इज माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी। और डेल्टा वी बाय वी कब होगा, जब हम एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे होंगे, और माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी कब होगा, जब हम
कंप्रेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर बीटा, है ना, बल्क मॉड्यूलस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये एक्सप्रेशन किसके आ गए, बल्क मॉड्यूलस के। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं ईटा के बारे में, तीसरा, एक और कार्बन कॉपी की मैंने इसकी, और मैं बात कर रहा हूं यार तीसरे के बारे में, तो दैट वन इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम बोलते हैं शेयर मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अभी तक दोनों ही चीजें यार नॉर्मल नॉर्मल के बारे में थी, लेकिन अब की बार जो है वो टेंजेंशियल के बारे में भी होगी, टेंजेंशियल के बारे में। सो इसे आप ईटा से डिनोट करते हो, तो इट इज नॉट नॉर्मल स्ट्रेस, इट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। और और ये सारी कहानी मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि अभी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो ईटा है, ईटा जिससे हम एफिशिएंसी को भी डिनोट करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है यार, ये परपेंडिकुलर फोर्स की जगह पैरेलल फोर्स हो जाएगा। और टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होता है यार, ये थीटा से डिनोट होता है, जिसको अभी हमने देखा था ना स्ट्रेन के केस में एक्स बाय एच क्यूब दिखाया था मैंने, नोटबुक की तरह शिफ्ट मार रहा था वो। तो ये आ जाएगा फोर्स किसका, मॉड्यूलस ऑफ, आ जाएगा एक्सप्रेशन किसका, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का या शियर मॉड्यूलस का फॉर्मूला आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी यार, है ना। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम करने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी है अभी, लेकिन अभी बस समझना है। देखो यंग्स मॉड्यूलस में क्या हुआ, फिर हमने कहा बल्क मॉड्यूलस में क्या हुआ, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस में क्या हुआ। अब मैं आपको दूंगा थोड़ा सा होमवर्क और क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और उसके बाद वापस आके इनके बारे में ना एक एक कहानी अभी ही करने वाले हैं, अपनी इसी मुलाकात में करने वाले हैं। लेकिन लेट्स कंप्लीट द लेआउट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो यहाँ हम बात करने वाले हैं यार होमवर्क प्रॉब्लम्स की, होमवर्क पार्ट की, कि करना क्या है आपको। सबसे पहली बात, आज ही रिवाइज ऑल लेक्चर नोट्स, सभी लेक्चर नोट्स और प्रॉब्लम्स को करके देखना है, ठीक। नंबर 2, एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी से क्या क्या रीड करना है भाई, एक तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करने ही है। जैसे मैं अभी 12th के करा रहा हूँ, बाद में मैं एग्जाम्पलर और 11 सब कुछ लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए, और जब तक हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं साथ में, तब तक आप अपने एंड पे क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। और इसकी एक्सरसाइज में ना डेटा जो होता है यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉड्यूलस का, ये सारी चीजें एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट से आपको रेफर करनी होती है, तो यार उसको रेफर भी कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, एनसीईआरटी से दो चीजें आपको रीड करनी है। पहला, आपको रीड करना है एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, डिटर्मिनेशन ऑफ सेरेल्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसे, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। ये एक्सपेरिमेंट है यार, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में पूछता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से, एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया है, लैब मैनुअल नहीं निकालनी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, पेजेस पलटना दिख जाएगा। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं भी आप लोगों को दूंगा, जेई प्लैनेट पर ही आपको मिलेगी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे एक बहुत बहुत ही बेहतरीन वीडियो, ठीक है। तो उस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे यार, जेई का प्रीवियस ईयर सवाल भी देखेंगे यार, कैसे कैसे आए और क्या क्या पूछ सकता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे, एनसीईआरटी में क्या डिस्कशन है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक। ये आपका अभी का इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद का होमवर्क है। 1 घंटा लग सकता है आपको इस लेक्चर के बाद, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना, 1 आवर एक्स्ट्रा लग सकता है सभी चीजों को पढ़ाई करके ऐसे सम अप करने में, बट मुझे लगता है वो 1 आवर आपको देना चाहिए, सोने से पहले दे दोगे, फायदे में रहोगे, ठीक। चलिए वापस आते हैं। अब हम बात करने हैं वाले हैं दो चीजों के बारे में। सबसे पहली बात, मोर अबाउट यंग्स मॉड्यूलस। अगले 15-20 मिनट में आपका ये यूनिट जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको तब तक के लिए करना क्या है, बहुत ध्यान से मोर अबाउट यंग्स मॉड्यूलस और मोर अबाउट बल्क मॉड्यूलस वाले सेक्शंस को देखना है, ठीक है। इसकी मैं कर रहा हूं कार्बन कॉपी और चेंज कर देते हैं, मोर अबाउट बल्क मॉड्यूलस। तो मोर अबाउट यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में एग्जैक्टली क्या है कि यार
इस चैप्टर में जो चीजें पूछी जाती है वो तो है ही, लेकिन इसे बाकी चैप्टर के साथ इंटरकनेक्शन में कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें भी जानना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। सो उसी की तरफ चल रहे हैं, उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मोर अबाउट यंग्स मॉड्यूलस में बात करते हैं। हम कहेंगे कि सर देखिए, वी नो, छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनते जाइएगा, कि सर हमारे पास जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस यानी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बाय डेल्टा एल बाय एल होता है। डेल्टा एल बाय एल होता है, करेक्ट। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो y इंटू डेल्टा एल बाय एल है। और आप ये भी लिख सकते हो कि जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है वो y इंटू ए बाय एल साथ में डेल्टा एल है। कंपेयरिंग विद, ऐसा ही कुछ स्प्रिंग के साथ भी होता था, या ऐसा ही सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी होता था। ऑसिलेशन की कहानी जब भी हम पूछने लगते थे, है ना। सो कंपेयरिंग विद रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू के आर इंटू एक्स, वी हैव वी हैव नंबर एक बात, आपसे कोई इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट या इक्विवेलेंट रीस्टोरिंग कांस्टेंट पूछे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट और इक्विवेलेंट रीस्टोरिंग कांस्टेंट यदि आपसे पूछा जाए तो वो कितना निकल कर आएगा यार। आप बोलेंगे कि उसकी वैल्यू निकल कर आ रही है, उसकी वैल्यू निकल कर आ रही है के आर और के एस, और के इक्विवेलेंट जो है दैट इज इक्वल टू वाई इंटू ए बाय एल, जहां पर y क्या है, उस मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और लेंथ उसकी l है, लेंथ उसकी l है। इसकी, मान लीजिए आपने इस मार्कर को, इस रॉड को यूं लटका दिया छत से, तो अपने वजन के इन्फ्लुएंस में थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, इलास्टिसिटी के कारण वापस जाएगा, इनर्शिया के कारण और जाएगा, फिर इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। तो इफ इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है यार। ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है यार, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं नंबर दो, अगर कोई हमसे पूछे कि यार टाइम पीरियड बताओ ऑसिलेशन का, तो आप बोलेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकलेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने सीखा है कि वो निकलता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। टाइम पीरियड कितना निकल जाता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आर करके, जहां पे आपको पता है कि ये निकल कर आ जाएगा, लीनियर एसएचएम के बारे में ही बात कर रहे हैं, 2 पाई अंडर रूट एम बाई वाई ए बाई एल। ठीक। अच्छा, तीसरी बात, आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन बता दीजिए। तो आप बोलेंगे कि अगर कोई स्ट्रेच्ड रॉड है तो उसकी, जैसे एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग होती है तो उसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ऐसी स्ट्रेच्ड रॉड है तो उसके अंदर एनर्जी होगी, किस प्रकार की एनर्जी होगी यार, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी यू, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू हाफ, रीस्टोरिंग कांस्टेंट है वाई ए बाई एल और x है बेटा डेल्टा एल और इस पूरे का स्क्वायर, so that can be written as half y into डेल्टा एल बाय एल और डेल्टा एल बाय एल। अब देखो नीचे ना एक एल था और ऊपर दो डेल्टा एल थे, तो मैंने एक और एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, एक और एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो जिस एल से डिवाइड किया वो नीचे दिखा, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको एरिया के साथ ऊपर लिख दिया। फायदा क्या हो गया कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है और आपको चार ऑप्शंस में से बस एक सेलेक्ट करना होता है, वो निकल कर आ जाता है हाफ। यंग्स मॉड्यूलस को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस, और डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन है, और साथ में एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा यार, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम। ऑलराइट, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सही है। अच्छा, आगे बात करते हैं। यही बात अगर हम एक और फॉर्मूले के बारे में करें, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी 12th में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, है ना। ऐसे ही यार मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी भी तो होती है, इसे आप जनरली म्यू से ही डिनोट करते हो,
तो दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑल राइट, सो ये निकल कर आ जाएगा, देखिए ऊपर वाले को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये निकल कर आ जाएगा यार। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू, बात समझ में आई? तो इतने सारे फॉर्मूले आपके पास हो सकते हैं यार, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो सकता है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, दिस इज मोर अबाउट यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है ना, कि यंग्स मॉड्यूलस पे बेस्ड तो सवाल है, लेकिन उसकी मॉडिफाइड वर्जन भी आपके पास इतने सारे निकल कर आते हैं, और ये जनरली एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना, कॉमन प्रॉब्लम्स। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मोर अबाउट बल्क मॉड्यूलस। यार ये मोर अबाउट बल्क मॉड्यूलस जो है, ये कई सारे चैप्टर्स में आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है बल्क मॉड्यूलस जो अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये एक तो सॉलिड्स के चैप्टर में पूछा जा सकता है जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में या थर्मोडायनामिक्स में, क्योंकि डिफरेंट गैसेस के लिए और डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के लिए आपसे बल्क मॉड्यूलस निकालने के लिए कहा जा सकता है। और तीसरी चीज आपसे यही पूछा जा सकता है वेव्स में, वेव्स में, ठीक है, तो ये मैंने आपको वेव्स में भी करवाया है, साउंड वेव्स में, ठीक है, तो तब मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें करवाई है। और अब बस उसका एक रीकैप देते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप में से किसी बच्चे ने भी अगर जेई प्लैनेट पे वेव्स मैराथन के लेक्चर्स मेरे ना देखे हों तो यार देखना जरूर, क्योंकि वेव्स एंड एसएचएम और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 11th के मोस्ट स्कोरिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसको करना बहुत जरूरी है। चलिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी नो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है यार एफ परपेंडिकुलर by area, normal stress by volumetric strain. This is plus minus delta V by V. You can also say this can be written as change in pressure dP. और अगर आप प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाओगे, यदि आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो दिस मस्ट बी माइनस ऑफ डीवी बाई वी, माइनस ऑफ डीवी बाई वी, और एक्सटर्नल प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सर एक तो नेगेटिव आना पड़ेगा, एक तो नेगेटिव आना पड़ेगा, यानी कि ये है माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी, माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी। तो ये निकल कर आ रहा है यार किसका फॉर्मूला, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला निकल कर आ गया आपके पास, ठीक है ना, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला फॉर गैसेस। और इसी में अगर मैं, सॉलिड्स में तो आप पढ़ते ही हो, गैसेस में भी आप पढ़ते हो कि हर बार आपको निकालना ऐसे है, बस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम बोलते हैं प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो यार बल्क मॉड्यूलस जीरो होता है। आइसोकोरिक या जिसको आप आइसो वॉल्यूमेट्रिक कहते हो, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो बल्क मॉड्यूलस के बारे में आप कहते हैं कि वो डिफाइंड ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड। और इसी में खास बात और बता दूं मैं आपको, बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉड्यूलस बेसिकली ये बताता है आपको कि वॉल्यूम में आया परिवर्तन कितना, किस हद तक समाप्त होगा, किस हद तक वॉल्यूम वैसे का वैसे रहने की कोशिश है, जबकि कंप्रेसिबिलिटी बताती है कि किस हद तक आप कंप्रेस कर सकते हो। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कंप्रेसिबिलिटी अच्छी होगी तो वॉल्यूम पहले जैसा नहीं होगा, बल्क मॉडुलस कम होगा, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी तो वॉल्यूम पहले जैसा ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो आप बोलोगे कंप्रेसिबिलिटी के जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, सो व्हाटएवर वैल्यूज you are basically trying to comment about the bulk modulus, उसका उल्टा करते जाओगे तो वो इन सभी प्रोसेसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी भी देता जाएगा, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है यार, आइसोथर्मल के लिए आप डिफाइन करते हो बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो पी के बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। एंड एडियाबेटिक के लिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो गामा टाइम्स पी के बराबर होता है। और वेव्स मैराथन में मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि यार न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था ना, न्यूटन के अकॉर्डिंग मेरे गले से निकली हुई आवाज आपके कानों तक पहुंचने के लिए जब एयर से ट्रैवल करती है, सो दिस प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स थ्रू एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। जबकि उसके बाद लाप्लास नाम के मैथमेटिशियन पिक्चर में आए और उन्होंने न्यूटन की इस गलती को करेक्ट किया और उन्होंने कहा नहीं, जब भी साउंड वेव्स एयर में से या गैस में से गुजरती है प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता यार, एडियाबेटिक होता है। सो लाप्लास करेक्शन के दौरान हमें नीचे वाले बल्क मॉड्यूलस का इस्तेमाल करना पड़ा था, ठीक है। तो दैट्स ऑल यार, अभी के लिए इतना ही।
इसी के साथ हमारा सॉलिड्स का जो टॉपिक होता है वो पूरी तरीके से होता है खत्म। और इस सॉलिड्स के टॉपिक में हमने मेजरली सारी बातों को कवर कर लिया है। कुछ चीजें मैंने आपको एज अ होमवर्क दी है, प्रॉब्लम्स कुछ मैंने डिस्कस की है, कुछ मैं प्रीवियस ईयर करवाते टाइम आपको रिलेट करके बताऊंगा कि यार बच्चों को लगता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ज्यादा है, मगर यार ये फीलिंग बेस्ड चैप्टर ज्यादा है, ऐसा मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जितना बोला है उसको कंप्लीट कर लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद मुझसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन सेशन में मिलना। तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जितना बताया है, पढ़ाया है, सिखाया है, उतनी ही फिजिक्स काफी है जेई को क्रैक करने के लिए भी, और उतनी ही फिजिक्स काफी है सॉलिड्स को कंप्लीट करने के लिए भी। ठीक है ना, लेकिन कोई काम अधूरा मत छोड़ना है। राइट, तो अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ तुमको कि यार प्लस का बैच, अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम प्लस का बैच बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो, तुमको लेना चाहिए। आइकॉनिक के भी इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, ज्यादा पर्सनलाइज अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी यार बार बार तो आती नहीं, ये फेज लाइफ का बार बार आता नहीं है ना। तो इस टाइम पे आप इस समय को और अपने एफर्ट्स को बहुत सही तरीके से इन्वेस्ट करें, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग बैचेस जो मई में है यार 2022 को टारगेट रखते हुए, जैसे इवॉल्व बैच है और दूसरे बैचेस हैं, ठीक है, जो 2022 लेजेंड बैच है, इसको आप टारगेट कर सकते हो। और इस तरीके के बहुत सारे बैचेस आपको प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स से काफी सारा कंटेंट सीख सकते हो और अपनी सिलेक्शन और अपने टॉप नॉच रैंक्स को अश्योर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा टेस्ट जो है यार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो आप जानते हो वो एब्सोल्युटली फ्री होते हैं, जितने भी टेस्ट और क्विज़ेस होते हैं उनकी सारी डिटेल भी मैंने अटैच कर दी है। पढ़ाई करते टाइम एंजॉय भी करना इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो अपने क्विज़ेस को, अपने टेस्ट को एंजॉय करते रहिए। घर बैठे पढ़ाई करते टाइम डाउट डेफिनेटली उठेंगे, पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए अनअकैडमी ने आपको आस्क का डाउट फीचर भी अवेल कराया हुआ है। ठीक है, तो यार फायदा उठाओ, मेहनत करो। ठीक, अभिलाष 1093 मेरा यूजर नेम है। यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप, फॉलो कीजिएगा सो दैट जब भी मैं कोई स्पेशल सेशन आपके लिए शेड्यूल कर रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और साथ के साथ हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, नॉकआउट एनसीईआरटी सीरीज में यार आज हमारा 10:15 बजे रात को डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का डिस्कशन है। जो टॉपिक्स रह गए हैं, शफल हुए हैं बीच में, वो कमिंग वीकेंड यानी कल और परसों में मैं पैरेलल ले आऊंगा। और इसके अलावा अगर आपसे कोई सेशन छूट जाता है, क्लैशेस होते हैं, कुछ और होता है, तो आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो। कभी जेई प्लैनेट वाली चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, कभी अन अकेडमी स्पेशल वाली, पर उसे देखना जरूरी है। ठीक है ना, धीरे धीरे एफर्ट डालते रहो, काम बनेगा यार। ठीक, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, जल्दी हम फ्लूइड्स के साथ भी मिलेंगे और उसके साथ पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। फिर मैं आपको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला सेशन करा दूंगा। मैं आपको पहले वेव्स एंड एसएचएम करवा चुका हूँ, अभी हम सॉलिड फ्लूइड कर रहे हैं, फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगा कि कैसे अपना 11th का ट्रैक मजबूत किया जा सकता है, और उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे 12th के ट्रैक के मिसिंग टॉपिक्स को लेकर, और इसी मंथ के एंड तक समाप्त करने की कोशिश करेंगे एक लेवल ऑफ परफेक्ट क्रैश कोर्स। उसके बाद तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनटीए के पेपर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कशन, बहुत कुछ लाइंड अप है यार, मेहनत करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, ऑल द बेस्ट।